सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी जीव विज्ञान को एक एक कर आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट कहा जाएगा इकाई फर्स्ट। जितने भी इसमें चैप्टर है मुख्य रूप से या कहा जाएगा इकाई फर्स्ट कौन सा चैप्टर है, जनन। जनन इकाई में आपके 3 चैप्टर हैं, इसमें कवर किए गए हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, दूसरा कहा जा रहा है कि मानव जनन, दूसरा मानव जनन, तीसरा जनन स्वास्थ्य। कौन सा? तीसरा जनन स्वास्थ्य। चैप्टर फर्स्ट है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, दूसरा चैप्टर है मानव जनन, तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। इन सभी 3 के तीनों चैप्टर में आने वाले महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो लॉन्ग है चाहे शॉर्ट हो, सभी को एक एक कर कवर किया जाएगा और एक ही वीडियो में पूरे के पूरे यूनिट को कहा जाएगा। फर्स्ट यूनिट को एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कई वर्ष के या विगत वर्ष के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को एक एक कर इसमें कवर करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर फर्स्ट में या यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट क्या, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ से देखा जा रहा है। देखिए इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी छोड़ा गया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बाद में लाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपके चैप्टर में हैं सभी एक ही वीडियो में, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सभी को एक ही वीडियो में ला दिया जाएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी अति लघु, लघु तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं तथा उसमें चित्र के द्वारा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसके ऊपर आपके कंप्लीट चैप्टर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को प्रोवाइड किया जाएगा। वहां से आप लोग इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं क्लास वाइज भी पढ़ाया गया है, प्रत्येक चैप्टर में कई पार्ट में उसको क्लास को कवर किया गया है तथा 1 शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी आप इस चैप्टर को कवर किया गया है। आप लोग सभी वीडियो को देखकर अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो इसमें उत्तर देखिए कहा जा रहा है कि देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए 2017 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कभी एक न कभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो कहा जा रहा है पॉलीगोनम प्रकार के, तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार का जो भ्रूण कोश कहा जाता है कि पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश मोनोस्पोरिक होता है। कहा जा रहा है कि जो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश होता है वह मोनोस्पोरिक होता है, जिसमें 8 केंद्रक होते हैं अतः उसमें 8 केंद्रक जो होते हैं वह तीन तीन बीजांड द्वार की तथा चैलाजल सिरों द्वारा दो दो द्वितीयक केंद्रक बनाने के लिए मध्य में होते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें इस प्रकार के संरचनाएं बनाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि 3 इसमें देखिए ऊपर 3 बीच में और नीचे 3 6 हो गया। अब बीच में क्या हो जाता है कि 2 द्विकेंद्रक के रूप में होते हैं। तो इन सभी क्रियाओं को मिलाकर किसमें कितने केंद्रक हो गए, 8 केंद्रक हो गए। तो इन्हीं को कहा जाता है पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में केंद्रकों की संख्या 8 होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया गया है। इसके ऊपर आपकी क्लास वीडियो अपलोड किया गया है, वहां से आप लोग देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ये आपके रिवीजन के थ्रू जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को कवर किया जा रहा है। बाकी इसमें अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जिसके थ्रू आप लोगों को थोड़ा सुविधा समझ में आएगा। तो आगे देखा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, निषेचन के बिना फलों के विकास को वनस्पति भाषा में क्या कहते हैं। देखिए सिंपल सा है कि निषेचन के बिना फल का विकास कहा जा रहा है। जो जब निषेचन के बगैर जब फल का निर्माण होता है तो इसी क्रिया को कहा गया था अनिषेक फलन। और कहा जा रहा है कि इसमें उत्तर देखिए क्या है, निषेचन के बिना फलों के बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। आप लोग अनिषेक फलन के संबंधित जितने भी आपके फल है उसके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे फल है जो बिना निषेचन के उसका निर्माण होता है। तो अगला किया जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लघु बीजाणु धान्य की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, तथा इसका महत्व क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि लघु बीजाणु धान्य की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। तो सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका टेपिटम कहलाती है। तो इसके उत्तर देखा जा रहा है कि लघु बीजाणु धान्य की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहा जाता है। यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु या परागकण कहा जाता है कि लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो सिंपल सा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि टेपिटम क्या है। तो टेपिटम लघु बीजाणु धान्य की भीतरी परत में पाया जाने वाला क्या एक विकसित परत होता है जो लघु बीजाणु तथा परागकणों को लघु बीजाणु या तो परागकणों को पोषण प्रदान करता है। एक क्वेश्चन 2014 में आए हुए हैं। तो आगे कहा जा रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपबीजाणुकता क्या है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन 2014 में आए हुए हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री क्या होती है, समसूत्री क्या होती है, विभाजन क्या होता है, इससे संबंधित वीडियो आपके प्ले लिस्ट में अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि कुछ काम में विभाजन कितने प्रकार से होते हैं और उन सबों का क्या क्या महत्व होता है। तो कहा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के बीजाणुद्भिद से सीधे ही युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद बीजाणुद्भिद न बनकर डायरेक्ट क्या बन जाता है, युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। उसे अपबीजाणुकता कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि क्रेपिस में ये क्या जाता है, अपबीजाणुकता के द्वारा फल का निर्माण किया जाता है। और इसमें कहा जाता है, सिंपल से समझिए कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कहा जा रहा है कि जब बिना अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बीजाणुभित के बिना ही किसमें बदल जाता है, युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को अपबीजाणुकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आए हुए वही क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। तो अगला क्या है कि हेस्पेरिडियम फल के 2 उदाहरण बताइए कि हेस्पेरिडियम क्या कौन कौन से एग्जाम्पल इसके, नारंगी तथा नींबू, मतलब संतरा व नींबू हेस्पेरिडियम फल के दो एग्जाम्पल या दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगला कहा जा रहा है कि दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। ये 2 क्वेश्चन देखिए 2022 में आए हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि दोहरा निषेचन कहा जा रहा है कि इसमें उत्तर आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते। कहा जा रहा है कि देखिए आवृतबीजी पौधे में जब संयुग्मन की क्रिया ये होती है किसके साथ, त्रिसंलयन के साथ होती है, तो ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, द्विनिषेचन का निर्माण करते हैं। तो सिंपल समझिए कि जब एक प्रकार के निषेचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो गई रहती है, उसके बावजूद भी एक तीसरे युग्मक के मिलने से त्रिसंलयन या उसी क्रिया को कहा जाता है द्विनिषेचन की प्रक्रियाएं होती है। सिंपल सा निषेचन होता है, तो निषेचन का प्रक्रिया आपको पता है, उसमें मतलब क्या दोबारा निषेचन की प्रक्रिया जब हो जाती है तो इसी क्रिया को द्विनिषेचन की क्रिया कहा जाता है। इसमें 2n+2 देखिए 2n+n मतलब क्या, एक द्विगुणित प्लस अगुणित मिलकर त्रिसंलयन का निर्माण करते हैं। तो यही प्रक्रिया कहलाती है द्विनिषेचन। मतलब एक प्रक्रिया तो पूर्ण हो गई होती है, तीसरी प्रक्रिया एक और युग्मक आ जाने से मिलने से त्रिसंलयन या तो दोहरी निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देखिए, भ्रूणपोष का विकास इन पौधों में द्विनिषेचन के साथ
त्रिसंयुग्मन या कहा जा सकता है कि द्वितीयक केंद्रक जिसका निर्माण भ्रूणकोश में होता है कि एक नर युग्मक के साथ संयुक्त होने से होता है। कहा जा रहा है कि द्वितीयक केंद्रक या जब भ्रूणकोश एक अलग नर युग्मक के साथ संलयित होता है तो इस क्रिया को कहा जाता है क्या, त्रिसंयुग्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूजायांगी अवस्था किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। कहा जा रहा है कि जब पुष्प में पुंकेसर जायांग के साथ जुड़े होते हैं तो इस क्रिया को पूजायांग, देखिए नाम से पता चल रहा है कि पुमंग तथा जायांग दोनों एक ही में और जब मिले होते हैं या जुड़े होते हैं तो इस क्रिया को पूजायांगी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं ऑर्किड्स, औक तथा हंसलता इत्यादि में पूजायांगी अवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अनुनिमील्यता को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण भी दीजिए। कहा जा रहा है कि ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते तथा सदैव बंद रहते हैं ऐसे पुष्प को अनुन्मील्य कहते हैं तथा यह क्रिया अनुन्मील्यता कहलाती है। जैसे कनकौवा का ऐसा पुष्प होता है जो कभी क्या होता है, कभी खिलता नहीं है या कभी क्या खिलते तथा सदैव ये हमेशा बंद रहता है। मतलब क्या होता है, ये बंद ही अवस्था में ये पुष्प पाए जाते हैं और बंद ही अवस्था में इसका क्या जाता है, नष्ट भी हो जाते हैं, जिसी क्रिया को अनुन्मील्यता कहते हैं। जैसे कनकौवा का पुष्प होता है। आगे देखिए क्या है, परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, परागण तथा निषेचन में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन 2017 में आए हुए हैं। तो अगला कहा जा रहा है कि जो परागण की क्रियाएं होती है तथा निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि पराग कोशों में बने परागण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहा जाता है। सिंपल सा है कि पराग कोशों से पराग कण उसी जाति के क्या जायांग के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जब पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहा जाता है। तो इसमें निषेचन में देखा जाता है कि जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है तो इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि पर परागण के लिए अनेक प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। कहा जा रहा है कि जब परागण की क्रिया देखा जाता है तो परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, पर परागण। जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो इस क्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। जब पुष्प को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है तो इसी पर परागण कहा जाता है। तो इसी में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसमें कहा जा रहा है कि इसमें साधनों की या तो माध्यमों की आवश्यकता होती है। जैसे कहा जाएगा कि जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा होती है तो इस क्रिया को पर परागण कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं निषेचन में पराग नलिका के अंडाशय तथा अंत में बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद होती है। कहा जा रहा है कि इसमें जो प्रक्रिया होती है बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद होती है, किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि पर परागण में या परागण की क्रिया में माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह प्रक्रिया पहले होनी चाहिए। कहा जाता है कि यह प्रक्रिया पहले होनी आवश्यक होती है। कहा जाता है कि परागण की क्रिया पहले संपन्न होती है जबकि निषेचन की प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया परागण के बिना संभव नहीं हो सकती है। कहा जा रहा है कि बिना परागण के निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा जा रहा है कि आभासी फल या मिथ्या फल या झूठा फल किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण बताइए। देखिए सिंपल सा है कि जब पुष्प का निर्माण अंडाशय से न होकर उसके पुष्प के पुष्पासन से होता है तो उसी को आभासी फल, मिथ्या फल या झूठा फल कहा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए 2019, 2020, 2021 में इस क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, केला हो गया तथा ये आपका काजू का, ये सभी के सभी ऐसे होते हैं जिसका निर्माण पुष्पासन से होता है ना कि अंडाशय से होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम बताइए। मतलब परागण की क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ऐसे परागण की क्रिया जिसमें जल के द्वारा उसके माध्यम कौन से हो जाएंगे, जल हो जाते हैं। तो ऐसे पौधे के लिए एग्जाम्पल कौन कौन से, हाइड्रिला तथा वेसिलिनेरिया, ऐसे दो पुष्प हैं जिनमें जलीय परागण की क्रिया होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखा जा रहा है कि देखिए क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो इसके ऊपर अभी आप लोग को समझाया गया है, तो इसको हम लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपके नोट्स कॉपी में एग्जाम के समय लिखना है। इसके ऊपर भी हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो कहा जा रहा है देखिए, परिपक्व अंडाशय वास्तविक फल होता है। कहा जा रहा है कि जब अंडाशय परिपक्व होकर एक फल का निर्माण करता है तो इस फल को वास्तविक फल कहते हैं। यदि फल के निर्माण के अंडाशय के अलावा फूल का अन्य भाग भी, कहा जा रहा है अन्य भाग भी भाग लेता है, तो उसे आभासी फल कहते हैं। कहा जा रहा है कि जब फल का निर्माण या फूल का, कहा जाता है कि जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा फूल का या पुष्प का कोई अलग भाग या अन्य भाग जब भाग लेता है तो इस क्रिया को फल का आभासी फल कहते हैं। ये जैसे एग्जांपल में देखा जाता है कि सेब के निर्माण में वास्तविक अंडाशय के अलावा थैलमस भी होता है, जो उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, पुष्पासन के द्वारा होता है। तो इस प्रक्रिया को ही आभासी फल कहा जाता है। आभासी फल, मिथ्या फल, झूठा फल, असत्य फल, सब एक ही क्वेश्चन है, बस आपको शब्द के तहत उसको घुमाया गया है, इसलिए कहा जाता है कि देखिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। एक क्वेश्चन देखिए 2022 में आए हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि पुष्प में दल परागकणों को आकर्षित करके परागण में सहायता करता है। देखिए पुष्प का जो रंग बिरंगा भाग होता है वही क्या कहलाता है, दल कहलाता है। तो दल का मुख्य कार्य होता है कीटों को, या कहा जाता है कि परागण के लिए आकर्षित करने वाले परागकणों को सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि कीट द्वारा परागित पौधों के नाम बताइए। तो देखिए अभी जल के द्वारा परागित पढ़े हम लोग, इसमें है कीट के द्वारा कौन, आक हो गया, साल्विया हो गया, पीपल हो गया, गुलर हो गया, अंजीर हो गया। इन सभी में कीट के द्वारा परागण की क्रियाएं होती है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए क्या कि असंग जनन क्या है, या असंग जनता या एपोमिक्सिस को परिभाषित कीजिए। कि देखिए ये दोनों क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन एक ही है, दोनों को किस तरीके से घुमाया गया है इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो एक क्वेश्चन 2021 में आया हुआ और उसी क्वेश्चन को नाम को बदलकर 2023 में क्वेश्चन आया गया है। अगला देखा जा रहा है कि इसके उत्तर को हम देखते हैं कि असंग जनन क्या होती है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जब जननीय प्रजननको का विकास असंग जनन कहलाता है। कहा जा रहा है कि देखिए बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जब जननी प्रजननिकाओं का विकास हो जाता है तो इस क्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहलाती है। आगे हम देखते हैं कि दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। दोहरा निषेचन क्या है कि आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को विकसित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज नाशियन ने फिटिलेरिया तथा लिलियम में की थी। कहा जा रहा है कि इसकी खोज नौशीन नामक वैज्ञानिक ने फिटिलेरिया तथा लिलियम नामक पादप में की थी। तो ये दोहरा निषेचन क्या होती है, जब आवृतबीजी पौधे में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित किया जाता है तो इस क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज नौशियन ने की थी। जी किसमें की थी, कि फिटिलेरिया तथा लिलियम नामक पादप में किए थे। अगला क्वेश्चन है, परागकोश को परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं। अभी का पोषण प्रदान करते हैं कहाँ से परागकण, अभी उसके ऊपर क्वेश्चन बोला गया था कहाँ पे, टेपिटम से। कहा जा रहा है कि टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है, परागकोशों में परागकण को भोजन प्रदान या पोषण प्रदान करना किसका कार्य होता है, टेपिटम का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सेलिस तथा कोमेलाइना कौन से दो प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं, इनका नाम बताइए। कहा जा रहा है कि देखिए ऑक्सेलिस तथा कोमेलाइना किस प्रकार के दो प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि अनुन्मीलन तथा
उन्मिल पुष्प के एग्जाम्पल कौन है? ऑक्सीलेसिल तथा कोमेलाइनर नामक 2 पुष्प होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन एक है, ये देखिए इसके तरीकों को कितने भागों में चेंज किया गया है। देखिए क्वेश्चन का तरीका, एक क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन उसका आंसर या उसका जो कहने का जो उद्देश्य है सब एक ही है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। कहा जा रहा है क्वेश्चन देखिए, आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकों के विकास का एक टिप्पणी लिखिए, या कहा जाता है कि नर युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में स्पष्ट कीजिए। आवृतबीजी पौधों के नर युग्मकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, या परागण के अंकुरण के द्वारा उनके नामांकित चित्र बनाइए। आवृतबीजी पौधों के परागण के अंकुरण का विभिन्न अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। अंकुरित परागकण का नामांकन चित्र बनाइए। चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परागकणों का कैसे विकास होता है। देखिए एक क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन का तरीका देखिए, पूछने का उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन उसका जो तरीका या कहा जाता है उसका जो आंसर है वो सब एक ही होते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग एक एक कर सिंपल, जहाँ पर परागकण शब्द आएगा वहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि पुष्प के नर युग्मकोद्भिद का नर युग्मकोद्भिद के बारे में क्वेश्चन करा है। तो इसके ऊपर हम लोग एक एक करके विस्तार से सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ से हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से चित्र के द्वारा आपको हमेशा नोट्स कॉपी में आपको लिखना है। अब देखिए कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद का विकास तथा परागकणों का अंकुरण क्या हो जाता है कि जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उसी क्वेश्चन के को आगे का कुछ हिस्सा उसका आप लोग मोटी हेडिंग बना सकते हैं जो एग्जामिनर को प्रभावित करते रहते हैं। अगला देखा जा रहा है कि आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद का विकास तथा परागकणों का अंकुरण के रूप में हम देखते हैं। तो कहा जा रहा है देखिए में परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचना, कहा जा रहा है कि परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचकर तथा सुविधाएं प्राप्त करके, जैसे एक तरल पदार्थ जो वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित किया जाता है, परागण अंकुरित होते। देखिए सिंपल सा है कि एक पुष्प के वर्तिकाग्र का पराग एक क्या हो गया, परागण हो गया। जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या तो कहा जाता है कि पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब स्थानांतरित होते हैं तो वर्तिकाग्र किसका भाग होता है, यह जायांग का भाग होता है। तो कहा जा रहा है कि वर्तिकाग्र पर स्रावित होता है तो कहा जाता है कि परागकण, देखिए परागकण अंकुरित होते हैं। तो कहा जाता है जैसे ही वर्तिकाग्र पर जाता है तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद ये वर्तिका से होते हुए पुष्प के अंडाशय पर पहुंचता है जहां पर वह अंकुरित होता है। तो कहा जाता है कि इस समय प्रत्येक परागकण तरल को सोख कर फूल जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही अंकुरित होते हैं तो उस समय परागकण तरल पदार्थों को सोख कर सूख जाता है। जैसे ही क्या सूख कर फूल जाते हैं, क्या सोख कर फूल जाते हैं। इसके जनन छिद्रों से, देखिए इसके मुख्य रूप से जनन छिद्र होते हैं। जनन छिद्रों से अंतःचोल जीवद्रव्य के साथ बाहर को झांकने लगते हैं, या कहा जाता है कि इसमें से कुछ हिस्से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। किससे? अंतःचोल के साथ जो जीवद्रव्य होते हैं उसके साथ बाहर झांकना शुरू लगते हैं, और इनमें से कोई एक पराग नलिका के रूप में बाहर चला जाता है। कहा जाता है कि जब अधिक जैसे सोख कर फूल जाते हैं, फूलने के बाद उसके जीवद्रव्य क्या जाते हैं अंतःचोल से कुछ बाहर देखने लगते हैं या बाहर जाने लगते हैं। तो ये बाहर जाकर उसमें से कुछ एकाक पराग नलिका के रूप में बाहर या पराग नलिका के रूप में बढ़ जाता है। इस पराग नलिका में सिरे के अंदर, कहा जाता है उसी पराग नलिका के सिरे के अंदर नलिका केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस तथा इसके पीछे जनन केंद्रक होता है। कहा जा रहा है कि जैसे ही पराग नलिका के रूप में बाहर ये बढ़ जाता है, इसी पराग नलिका में सिरे के अंदर नलिका केंद्रक तथा इसके पीछे जनन केंद्रक होता है। जनन केंद्रक कुछ समय पश्चात साधारण विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। जैसे ही दो नर युग्मकों का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर हम लोग फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि इसमें नर युग्मकोद्भिद की संरचना है। इसमें बोला गया कि नर युग्मकोद्भिद यहाँ पर है और इसमें केंद्रक यहाँ पर है। इसमें कहा जाता है कि जैसे इसमें विभाजन की क्रिया होती है, कहाँ पे देखिए वाह्यचोल है,
वर्धिक केंद्रक है, इसके बीच वाले के भाग को वर्धिक केंद्रक कहा जाता है तथा इसमें अंतःचोल है, अंतःचोल के बाद में बीच में क्या जनन केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ द्वारक होता है, द्वारक को ही कहा जाता है, जनन छिद्र कहा जाता है। तो जनन छिद्र के द्वारा ही जब बाहर निकलने लगता है तो ये दोनों क्रियाएं आपस में साधारण रूप से विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। इसी के रूप में यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझा गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही इसका निर्माण होता है तो पराग नलिका वर्तिकाग्र से होकर वर्तिका में आती है। कहा जाता है कि वर्तिकाग्र से होते हुए कहा जाता है, देखिए पुष्प का संरचना देखा जाता है तो ए पुष्प हो गया, ये अंडाशय हो गया। तो कहा जाता है ये वर्तिकाग्र होती है, ये वर्तिका होती है तथा ये अंडाशय होता है। तो कहा जाता है ये अंडाशय जैसे ही वर्तिकाग्र में इसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है तो ये कहाँ पे आते हैं, वर्तिकाग्र में। तो वही बात बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि जैसे ही ये पराग नलिका वर्तिकाग्र से होकर वर्तिका में आती है और धीरे धीरे अंडाशय तक पहुँचती है। अब अंडाशय के किसी वेश्म में पहुंचकर परागनलिका दोनों नर युग्मकों को किसी एक बीजांड के अंदर उपस्थित भ्रूणकोश के अंदर पहुंचाती है, जिससे दोनों द्विनिषेचन की महत्वपूर्ण कार्यवाही कर सके। नर युग्मकों के भ्रूणकोश पहुंचते तथा नलिका केंद्रक सहित परागनलिका के सभी भाग नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से आगे देखिए क्या है, अनिषेक फलन या बहुभ्रूणता क्या है। ये दोनों क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुभ्रूणता किसके 2015, 16, 2022 में, 2017 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में, ये सभी क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन जितने भी है सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप किए बगैर आप लोग पूरा का पूरा क्लास देखिए। कहा जा रहा है कि अनिषेक फलन क्या होती है, देखिए या पार्थिनोकार्प क्या होता है, इसके ऊपर आप लोगों को समझाया गया है, फिर भी यहाँ पर समझाया जा रहा है और किस प्रकार से इसको आपके बोर्ड कॉपी में लिखना है इसको भी यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए कहा जा रहा है कि बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। फल बीज रहित बनते हैं। कहा जाता है कि इसमें जो फल बनता है वह बीज रहित बनते हैं, जैसे केला, अंगूर, अनानास, ये सभी के सभी अनिषेक फलन कहलाते हैं। यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम होते हैं। कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से हो सकती है। जैसे ऑक्सिन नामक जो हार्मोन्स होता है जो पादपों में पाया जाता है, इसके द्वारा कृत्रिम अनिषेक फलन किया जाता है। जैसे ऑक्सिन में कौन कौन से हैं, तो इसमें मुख्य रूप से देखा जा रहा था कि अनिषेक फलन के बाद हम लोग देखते हैं बहुभ्रूणता क्या होती है। या देखिए बहुभ्रूणता क्या होती है, यहाँ से देखा जाए जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चला है, बहु मतलब क्या, बहुत सारे भ्रूण मतलब एक से अधिक जब भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता है या जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे यह दो प्रकार का होता है, कूट बहुभ्रूणता तथा सत्य बहुभ्रूणता होती है। जैसे कहा जाता है कि सत्य फल तथा असत्य फल में भ्रूणता अलग अलग होती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कूट बहुभ्रूणता तथा सत्य बहुभ्रूणता होती है। तो हम लोग देखते हैं कि फॉल्स या ट्रू या सत्य तथा असत्य में देखते हैं एक बीजांड में दो या दो से अधिक भ्रूण कोष हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है सिट्रस में, सिट्रस एक ऐसा पादप होता है जिसमें कूट बहुभ्रूणता या फॉल्स या असत्य बहुभ्रूणता होती है। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है, सिट्रस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सत्य बहुभ्रूणता क्या होती है, या कहा जाता है कि ये वास्तविक क्या होती है कि जब एक भ्रूण कोष से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। जैसे कहा जाता है एरिस्टोलोकिया का है, एरिस्टोलोकिया तथा एलियम जो पादप है इसमें सत्य बहुभ्रूणता पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुभ्रूणता क्या है, या आवृत बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है। ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि या तो कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है। देखिए 2015, 18, 19, 18 ये सभी क्वेश्चन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग एक एक कर सभी क्वेश्चन को विस्तार से समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास है, या सबसे पहले उसके ऊपर देखा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर का को देखा जा रहा है कि बहुभ्रूणता क्या होती थी। इसके पहले अभी आपको ऊपर समझाया गया है कि कहा जा रहा है कि अंड कोशिका के निषेचन के बाद
अंड कोशिका के निषेचन के बाद एक बीजांड में प्रायः एक ही भ्रूण बनते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो भ्रूण के बनने की प्रक्रिया होती है, एक बीजांड में एक ही भ्रूण बनते हैं। कभी कभी या कहा जाता है कि जो रेयर केस में कभी कभी अन्य कारणों से एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण भी बन जाते हैं। यह क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। अनेक आवृतबीजी पौधों में कहा जाता है कि ऐसे अनेक आवृतबीजी पौधों में तो यह बात सामान्य प्रक्रिया है। जैसे संतरा तथा अन्य उदाहरणों में अतिरिक्त भ्रूण की उत्पत्ति बीजांडकाय में तथा अपबीजाणुकता के द्वारा अपबीजाणुकता के द्वारा, किंतु अन्य में युग्मनज के विदलन या भ्रूण में बढ़ते समय अतिवृद्धि बनने अथवा भ्रूण के परिवर्धन के समय शाखित होने के द्वारा ही बहुभ्रूणता पाई जाती है। जैसे कहा जा रहा है कि बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल अभी देखा जा रहा है कि अपबीजाणुकता या कहा जाता है कि बीजांडकाय, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो संतरा या कहा जाता है कि नींबू जो इसके एग्जाम्पल है, ये बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें देखा जा रहा है, इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जा रहा है कि एरिस्टोलोकिया तथा आम तथा नींबू जो होते हैं, नींबू में जो सिट्रस होता है, ये सभी के सभी बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आवृतबीजियों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से किया जाता है? इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। बीजांडकाय के अंदर परिपक्व अवस्था में एक थैलेस जैसी संरचना होती। कहा जा रहा है कि बीजांडकाय के अंदर परिपक्व अवस्था में एक थैले जैसी संरचना होती है। इसे भ्रूणकोश कहते हैं। मतलब सिंपल सा भ्रूणकोश मतलब क्या? भ्रूण को जहाँ पर कोश मतलब स्थान देना, भ्रूण को स्थान देने वाला एक थैली जैसे संरचना का निर्माण करने वाला ही भ्रूणकोश कहलाता है। यह मादा युग्मकोद्भिद है। कहा जाता है कि यह मादा युग्मकोद्भिद है और एक गुरु बीजाणु से निर्मित होती है। कहा जा रहा है कि यह एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। गुरु बीजाणु किसको बताया? देखिए, लघु बीजाणु क्या है, गुरु बीजाणु क्या है, उसमें से किसको नर कहा जाता है, किसको मादा कहा जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहा जा रहा है कि निर्मित है। तो भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की ओर वाले सिरे पर 3 कोशिकाएं होती है। इसके पहले क्वेश्चन में आपको समझाया गया था कि जो भ्रूणकोश होते हैं इसमें बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती है। तीनों कोशिकाएं इस समूह को अंड उपकरण कहा जाता है। इनमें इसमें से एक कोशिका जो प्रायः मध्य में स्थित होती है, बड़ी तथा स्पष्ट होती है। कहा जा रहा है कि जब इसमें जो केंद्रकों का निर्माण होता है, इसमें एक कोशिका जो होती है बड़ी होती है, बाकी 2 कोशिका इसमें क्या होती है, छोटी होती है। इसमें भी प्रक्रिया क्या होती है सेम। यहाँ पर किनारे किनारे वह बड़ी छोटी होती है, बीच वाली बड़ी होती है। इसी को इसमें समझाया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अंडक उपकरण कहलाता है। इनमें से इसमें एक कोशिका जो प्रायः मध्य में स्थित होती है, उसे वह बड़ी स्पष्ट होती है। यह अंडाणु या अंड कोशिका कहलाती है। यह अंडाणु तथा अंड कोशिका कहलाती है। आगे देखिए। विपरीत सिरे पर भी भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं होती। कहा जा रहा है कि इसके मतलब क्या, एक सिरे पर भी पाया जाता है और दूसरे सिरे पर भी पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है इसके विपरीत भी वही प्रक्रिया होती है। ए प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती है। जैसे ए क्या जाता है, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती है। तथा इसके बीच में 2 केंद्रक भ्रूणकोश के केंद्रक में अर्ध संयुग्मन अवस्था में होते हैं। मतलब अर्ध संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इन केंद्रक को अलग अलग ध्रुवीय केंद्रक और सम्मिलित में द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। भ्रूणकोश के अंदर कोई भी कोशिका भित्ति युक्त नहीं होती। कहा जा रहा है कि इस भ्रूणकोश के अंदर कोई भी कोशिका भित्ति युक्त नहीं होती है। तो कहा जाता है कि वह एक ही लेयर में बनी होती है, उसमें भित्ति युक्त नहीं होती है। इस प्रकार से हम लोग उसको समझे। आगे देखा जा रहा है कि परागकोश। अगला क्वेश्चन क्या, परिभ्रूणता तथा फल भित्ति में अंतर क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी क्वेश्चन देखिए। परिभ्रूणपोष या फल भित्ति, एक देखिए क्वेश्चन 2013 में आए हुए हैं, 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में। एक क्वेश्चन निकालने का मतलब क्या, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग एक एक कर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि परिभ्रूणता में बीजांडकाय का न्यूक्लियस या बीजांडकाय का खाद्य पदार्थ विकसित होते हुए भ्रूण या भ्रूणपोष में एकत्र हो जाता है। कहा जा रहा है कि बीजांडकाय धीरे धीरे क्या कहता है, खाद्य पदार्थ विकसित करते हुए क्या कहता है, भ्रूण या भ्रूणपोष में एकत्रित हो जाता है। अतः यदि बीजांडकाय की कुछ परत शेष रह जाती है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते। कहा जाता है कि
कुछ भाग भ्रूण में न विकसित होकर न एकत्र होकर कहा जाता है वो किस में बदल जाता है, बीजांड। काय की कुछ परत शेष रह जाती है, उसमें कुछ भाग क्या रहता है, शेष रह जाती है, जिसे परिभ्रूण कोश कहते हैं। अगला कहा जाएगा कि फल भित्ति में क्या है, यह अंडाशय के परिपक्व होने तथा अंदर बीजांडों के निषेचित होने के बाद अंडाशय भित्ति के रूपांतरण से बनने वाली संरचना है। कहा जा रहा है कि यह अंडाशय के परिपक्व होने तथा अंदर बीजांडों के निषेचित होने के बाद अंडाशय भित्ति के रूपांतरण से बनने वाली संरचना है। इसमें कहा जा रहा है कि परिभ्रूणकोश में यह बढ़ते हुए भ्रूणपोष तथा भ्रूण की सुरक्षा करता है। कहा जा रहा है कि यह बढ़ते हुए भ्रूणपोष तथा भ्रूण की सुरक्षा करता है। यह बीजों की सुरक्षा तथा उनके विकिरण इत्यादि में सहायता करता है। कहा जा रहा है कि इसमें जो फल भित्ति होती है यह बीजों की सुरक्षा तथा उनके विकिरण इत्यादि में सहायता करती है। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असंग जनन क्या है, या असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो असंग जनन देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। अनेक उदाहरण में सामान्य उभय मिश्रण की प्रक्रिया अर्थात संयोजन तथा अर्धसूत्रण नहीं होते। कहा जा रहा है कि जो अनेक उदाहरण में देखा जाता है कि जो उभय मिश्रण की प्रक्रिया होती है वह संयोजन तथा अर्धसूत्रण इत्यादि में नहीं होती है और इनके बिना ही नए पौधे बन जाते हैं, तो यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। असंग जनन को दो प्रकार कहा गया है। इसमें कौन कौन से, कायिक प्रवर्धन तथा अनिषेक बीजता कहा जाता है। देखिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है और अनिषेक बीजता क्या होती है, इसको हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए क्या है कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखिए पौधे के किसी कायिक भाग, जैसे कहा जाता है कि जब पौधे के जड़, तना, पत्ती से या उनकी कलिकाओं से जब फल का या नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो इसी क्रिया को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि पौधे के किसी कायिक भाग जैसे मूल से, स्तंभ से, पत्ती से, कलिका से या इत्यादि से बिना बीज बनाए नए पौधे बन जाते हैं, इस क्रिया को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो ध्यान रहे इस पौधे में सभी लक्षण पूर्ण रूप से मातृ पौधे के समान होती है। कहा जा रहा है कि इसमें जो कोशिकाएं, जो पौधे होते हैं, मातृ कोशिका मतलब पुरानी जो कोशिकाएं होती है सेम उसी पौधे के बराबर होती है। कहा जा रहा है कि मातृ पौधे के समान ही उसकी संतति पादप होते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, अनिषेक बीजता क्या होती है। यह ऐसी क्रिया है जिसमें बीज तो बनता है किंतु बीज के बनने में दोनों आवश्यक क्रियाएं अर्थात संयुग्मन तथा अर्धसूत्रण नहीं होती है। यह कई प्रकार से हो सकती हैं, जैसे अगुणिता अनिषेक जनन, द्विगुणिता अनिषेक जनन तथा अपबीजाणुकता होती है। इन सभी के ऊपर आपके वीडियो ऊपर अभी आपको समझाया गया, इस सभी को आप लोग समझ सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि असंग जनन का महत्व क्या हो जाता है। यदि संकर संतति असंग जनन से तैयार की गई है तो संतति के संकर द्वारा पृथक्करण की गुणता की अगली संतानों में सुनिश्चित किया जा सकता है कि बागवानी तथा कृषि में असंग जनन अत्यधिक महत्वपूर्ण विधा है। कहा जा रहा है कि बागवानी तथा कृषि में असंग जनन अत्यधिक महत्वपूर्ण विधा होती है। इस प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चन को एक एक कर समझ रहे हैं और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अनिषेक जनित फल क्या होते हैं। देखिए इसमें ये सभी क्वेश्चन देखिए एक एक करके फिर देखा जाता है कि अनिषेक जनित फल क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो वे फल जिसमें बिना बीज नहीं होते हैं अनिषेक जनित फल कहलाते हैं, जैसे केला। जैसे कहा जाता है कि ऐसे फल जिसमें बीज नहीं होते हैं उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं, एग्जाम्पल में केला हो गया। अगला कहा जा रहा है कि पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। तो पुष्प में दल का क्या कार्य होता है, कीटों को आकर्षित करना होता है। पौधे द्वारा परागित पौधों के नाम बताइए। तो इसमें सालविया हो गया या सालविया तथा यक्का हो गया। अगला देखिए कहा जा रहा है कि टेपिटम कहाँ उपस्थित होता है। टेपिटम परागकोश में पाया जाता है। यह विकसित परागकणों को पोषण प्रदान करता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सभी को
देखिए सभी क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट किए गए, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट भी करते रहते हैं। कहा जा रहा है कि बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए बीज क्या है, किसी एक बीज का संरचना का वर्णन कीजिए। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो बीज होता है आवृतबीजी पादपों में बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पादपों में बीज जो होता है यह लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। वास्तव में निषेचित बीजांड ही बीज कहलाता है, जिसमें भ्रूण भ्रूण एक नन्हे पौधे के रूप में उपस्थित होता है। बीज की संरचना देखा जाता है, बीज की निम्न संरचनाएं होती है, जिसको 3 भागों में बांटा गया, बीज चोल, बीज पत्र तथा भ्रूणी अक्ष होता है। हम लोग एक एक करके सभी को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देखिए बीज चोल क्या होता है, बीज चोल बाह्य बीज चोल तथा अंत बीज चोल में विभक्त होता है। कहा जा रहा है कि जो बीज का जो चोल होता है वह बीज चोल बाह्य बीज चोल तथा अंत बीज चोल में विभक्त रहता है। एक कठोर संरचना होती है जो बीज को जीवन क्षम बनाए रखती है। बीज पत्र भोजन संग्रहण करते समय या भोजन ग्रहण करते हैं तथा वृद्धि या अंकुरण के दौरान शिशु पादपों को पोषण प्रदान करते हैं। अगला कहा जा रहा है कि भ्रूणी अक्ष मूलांकुर तथा प्रांकुर में विभेदित रहता है। कहा जा रहा है कि जो भ्रूणी अक्ष होता है यह मूलांकुर तथा प्रांकुर में विभक्त होते हैं। तो मूलांकुर मतलब मूल में क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, जड़ होता है। मूल में क्या होता है, जड़ होता है। प्रांकुर वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, ये तना का प्राथमिक भाग होता है। तो कहा जा रहा है कि जब प्राथमिक ये तना का भाग होता है, तना सदैव क्या होता है, ये सूर्य की दिशा में चलता है। तो इसलिए जब सूर्य की दिशा में चलता है तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रकाशानुवर्ती। प्रकाशानुवर्ती जब जड़ क्या आती है, ये क्या है तो गुरुत्व की ओर चलता है, इसलिए कहा जाता है इसे गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है। गुरुत्वानुवर्ती। तो जड़ का विकास गुरुत्वानुवर्ती होता है और तने का विकास प्रकाशानुवर्ती होता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि जो मूलांकुर जो नीचे कहा जाता है कि जो जड़ की ओर जाता है उसे मूलांकुर कहा जाता है, जो तने के ऊपर मतलब ऊपर बाहर आता है उसे प्रांकुर कहा जाता है। में विभेदित रहता है। प्रांकुर पादप प्ररोह बनाता है तथा मूलांकुर जड़ तंत्र का विकास करता है। इस प्रकार से हम लोग एक बीज के संरचना के बारे में वर्णन किए। ये सब देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कौन कौन से भाग है, ये देखिए, ये जो बीज होता है, बीज 2 चोलों में विभक्त हो जाता है। कहा जाता है इसमें बीजावरण होता है तथा बीजपत्र होता है तथा इसमें मूलांकुर तथा प्रांकुर होता है। प्रांकुर में पत्तियां निकलती है और मूल में क्या जाता है, जड़ होता है जो अंदर की ओर जाता रहता है। इस प्रकार से एक पुष्प के बीज के संरचना का निर्माण हम लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझे। अगला कहा जा रहा है कि मांसल फल का नामांकन चित्र बने। कुछ मांसल फल है जिसका नामांकन चित्र बनाया गया। इसमें मांसल फल का नाम देखिए, कोई भी फल होता है उसमें मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, देखिए एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प होते हैं। कहा जाए कि बीज फल में बीज होता है जो मध्य में पाया जाता है। बीज के बाद 3 भाग होते हैं। एपीकार्प ये सबसे बाहरी भित्ति का निर्माण करता है। मेसोकार्प जो मध्य वाला भाग का निर्माण करता है और एंडोकार्प जो होता है बीज के बाहर तथा आपके मध्य वाले फल भित्ति के अंतर वाला भागों को कहा जाता है अंतः फल भित्ति तथा एंडोकार्प कहा जाता है। इस प्रकार से 3 प्रक्रियाएं आपके किसी भी पुष्प फल में दिखाई देती है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन को यह आ जाता है कि किसी भी फल का, मान लीजिए हम देखते हैं कि आम का क्या हो गया, आम का कौन सा भाग खाया जाता है, तो देखा जाता है आम में गुठलियाँ होती है तो आम का बीच वाला भाग छोड़ दिया जाता है। तो आम का बीच वाला भाग मतलब क्या, एंडोकार्प नहीं खाया जाता है। बाकी कौन सा भाग, आम का एंडोकार्प नहीं खाया जाता है और एपीकार्प नहीं खाया जाता, बाहरी भाग नहीं खाया जाता, बीच वाला भाग खाया जाता है। तो बीच वाले भागों को क्या कहा जाता है, मेसोकार्प कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अब बोल दिया जाए अंगूर में कौन सा भाग खाया जाता है, तो अंगूर में देखा जाता है, अंगूर में कहा जाता है कि उसमें बीज नहीं पाए जाते, तो उसमें आ जाएगा एंडोकार्प, मेसोकार्प, एक्टोकार्प, क्या एंडोकार्प या सभी। तो आपका इसमें आ जाएगा आंसर सभी, क्योंकि हम लोग अंगूर का सभी भाग खाते हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जब वो बहुविकल्पी क्वेश्चन जब आपको कराया जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उसको आपको उसमें कवर करा दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या देखिए, आवृतबीजी में दोहरे निषेचन का महत्व देखिए। दोहरे निषेचन का महत्व, द्विनिषेचन क्या होती है, आवृतबीजी में द्विनिषेचन पर क्या मतलब, ये सभी के सभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया और सभी क्वेश्चन देखिए 2015 में आए हैं, 2016 में, 2011 में, 2012 में, 13 में, 11 में, 20 में, 11 में, 19 में, 20 में, 21 में। ये मतलब क्या, एक क्वेश्चन जो है ये बार बार हमेशा रिपीट करते रहते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर सभी क्वेश्चन में बस एक ही ध्यान देना है कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया को एकदम स्पष्ट रूप से समझाना है।
आगे देखा जा रहा है कि द्विनिषेचन प्रक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखिए द्विनिषेचन की प्रक्रिया या द्विनिषेचन की प्रक्रिया किससे मिलकर बनी होती है, तो आपको बताया गया त्रिसंयोजन या त्रिसंलयन की प्रक्रिया मिलकर ही किसका निर्माण करती है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया का निर्माण करती है। इसमें हम देखते हैं कि भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए बगैर, कहा जाता है कि भ्रूण कोश से में, देखिए क्या भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए दोनों नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों, जैसे भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए दोनों नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। इसमें से एक वास्तविक मादा युग्मक जो अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संयोजित हो जाता है, यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन कराती है। सिंपल सा है कि जब एक नर युग्मक एक अंड कोशिका के साथ संलयित होता है तो ये वास्तविक संलयन की क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो जिसमें इसमें स्पष्ट रूप से समझाया गया, इसको हम लोग चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए क्या है, ध्रुवीय केंद्र कोशिका है तथा प्रतिध्वनि, देखिए ये दोनों यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर देखा जाए। अब कहा जाए इसमें परागनलिका होती है जिसमें नर केंद्रक के साथ होती है तथा इसमें एक सहायक कोशिका होती है। अब इसमें देखा जाता है कि नष्ट होते हुए परागनलिका, इसमें जो परागनलिकाएं होती है क्या धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, तो नष्ट होकर एक नर युग्मक की तरह ये भांति कार्य करना शुरू कर देती है। तो तथा इसके बीच में देखा जाता है कि दो ध्रुवीय केंद्र की कोशिकाएं होती है तथा इसके बीच वाले भाग में एकदम किनारों पर इसके विपरीत में क्या जाता है प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं होती है, इसमें कहा जाता है कि नष्ट होती हुई परागनलिकाएं युग्मनज का निर्माण करते। कहा जाए धीरे धीरे जब ये नलिकाएं नष्ट हो जाती है तो वहाँ पर युग्मनज का निर्माण होती है। तो जब युग्मनज का निर्माण होता है तो इस क्रिया में देखा जाता है एक द्वितीय केंद्रक, एक क्या हो जाता है, एक द्वितीय केंद्रक हो गई और एक क्या हो जाता है, एक द्वितीय नर युग्मक हो गया। तो द्वितीय नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जो नष्ट हो गई परागनलिकाएं होती है या नष्ट होती सहायक कोशिकाएं वृद्धि करती है। जैसे कहा जाता है कि जैसे ही इसमें सहायक कोशिकाएं होती है या वृद्धि कर भ्रूण में बदल जाती है। भ्रूण में कहा जाता है तो ये सदैव क्या जाती है, यह द्विगुणित का निर्माण करती है। द्विगुणित का निर्माण यहाँ पर हो गया। अब एक प्राथमिक केंद्र यहाँ पर बचता है, तो प्राथमिक भ्रूणीय कोशिका यहाँ पर हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर मिलती है तो एक किसका निर्माण करते हैं, थ्री यन कहा जाता है कि या त्रिगुणित का निर्माण करती है। इस प्रकार से हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं कि किस प्रकार से द्विनिषेचन की प्रक्रिया त्रिसंयोजन की प्रक्रियाएं होती है। आगे देखा जाए उसे निषेचित जैसे कहा जाता है कि उसे निषेचित करता है। अब इस प्रक्रिया को त्रिसंयोजन या त्रिसंलयन कहते हैं। एक ही भ्रूणकोश में दो संयोजन होते हैं, अतः इस क्रिया को द्विनिषेचन की क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में नावासिक ने लीलियम और फ्रीटिलेरिया नीरियम तथा फ्रीटिलेरिया पौधों में खोजा था। यद्यपि नर युग्मक देखिए युग्मक संलयन की खोज पहले ही स्टोर्सबर्गर ने की थी, जिसमें द्विनिषेचन के फलस्वरूप मुख्य क्रियाएं के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझ सकते हैं। कहा जा रहा है कि अंड कोशिका जो होती है, यह अंड कोशिका अब द्विगुणित को कहा जाता है कि ऐसे युग्मक जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं उसे द्विगुणित कहा जाता है। तो द्विगुणित कोशिका या युग्मनज बन जाती है। युग्मनज शीघ्र ही अपने चारों ओर सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनाती है। कहा जाए कि जो पादप होते हैं उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसे निषिक्तांड कहा जाते हैं या ओ स्पोर कहा जाता है। अब कहा जाता है कि यह कोशिका आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करते। कहा जा रहा है कि वो स्पोर के कारण ही या निषिक्तांड के द्वारा ही भ्रूण का विकास होता है। जैसे ही भ्रूण का विकास होता है उसमें भ्रूणी कोशिकाएं बन जाती है या भ्रूणी कोशिकाओं का बनना ही भ्रूणी कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि द्वितीयक केंद्रक अब त्रिगुणित मतलब तीन भागों में जब युग्मकों को बांटा जाता है तो इसे त्रिगुणित कहा जाता है या ट्रिप्लॉइड होता है। इसे भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं। यह भ्रूणकोश का निर्माण भी करता है। अब कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग
स्पष्ट रूप से समझते हैं कि कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन आवृतबीजी पौधों का एक लाक्षणिक गुण है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही विशेष प्रकार के भ्रूणपोष या भ्रूण को तथा बीज के अंकुरण के समय पोषण देने वाला होता है। कहा जा रहा है कि भ्रूण को तथा बीज के अंकुरण के समय पोषण देने वाला का निर्माण करती है। केवल एकल निषेचन होने से भ्रूणपोष का निर्माण नहीं हो पाता है। कहा जा रहा है कि एकल निषेचन होने से भ्रूणपोष का निर्माण नहीं हो पाता है, अतः बीज अस्वस्थ रहता है, इसमें जीवन की क्षमता नहीं रह पाती है। ऐसी अवस्था में बीजांड ही नष्ट हो जाता है। अब नष्ट भी यह नष्ट क्या हो जाता है, नष्ट हो सकते हैं, अतः यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया होती है। द्विनिषेचन का महत्व क्या हो जाता है, सिंपल सा समझ सकते हैं कि द्विनिषेचन आवृतबीजी पौधे का एक लाक्षणिक गुण होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप भी विशेष प्रकार के भ्रूणकोष, जिसमें देखा जाता है कि भ्रूण को तथा बीज के अंकुरण के समय पोषण देने वाला का निर्माण होता है। केवल एकल निषेचन होने से भ्रूणपोष का निर्माण नहीं हो पाता है, अतः बीज अस्वस्थ रह जाता है। जैसे कहा जाता है कि निषेचन होने से भ्रूणपोष का निर्माण नहीं हो पाता। जब एकल निषेचन होता है तो उसमें भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण बीज अस्वस्थ रह जाता है और इसमें जीवन की क्षमता नहीं रह पाती है। ऐसी अवस्था में बीजांड ही नष्ट हो जाता है और नष्ट हो सकते हैं, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। देखिए अगला क्या है, आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। एक क्वेश्चन देखिए 2022 में आए हुए थे। अगला कहा जा रहा है कि आभासी फल एक फल है जिसमें एक गुदा या अंडाशय से व्युत्पन्न होकर अंडक के अग्रभाग के समीपस्थ ऊतकों से विकसित होते हैं। सिंपल सा है कि जब आभासी फल वह फल होता है जिसमें भ्रूण, कहा जाता है कि जिसमें कुछ गुदा अंडाशय से व्युत्पन्न होकर अंडक के अग्रभाग के समीपस्थ ऊतकों से विकसित होता है, इसे कहा जाता है आभासी फल। अब इसमें देखा जाता है कि जैसे स्ट्रॉबेरी, अनानास, शहतूत, सेब, नाशपाती, ये सभी के सभी आभासी फल है। अब कहा जाए कि ऐसे फल जिसमें बीज नहीं होते हैं उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। जैसे इसमें जीवन पर्यंत बीज नहीं होते हैं, जैसे केला, अंगूर, कीवी और ब्लैकबेरी, ये सभी के सभी बीज रहित फल होते हैं। इस प्रकार से आभासी तथा अनिषेक जनन फल के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि अगला चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि मानव जनन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, सभी को एक एक कर हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। और आप लोग इसको 1 से 2 बार इसी वीडियो को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन चैप्टर वाइज या हम कह सकते हैं कि यूनिट वाइज आपको कवर करा दिया जाएगा। एग्जाम से पहले पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाएगा, जिसके कारण आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपका जो लक्ष्य रखा गया है 95 प्लस का, वो आप लोग आसानी से ला सकते हैं। बस आपको एक अलग से कार्य करना पड़ेगा। जितने भी फिगर इस चैप्टर में दिए गए हैं या इसके पहले या इस वीडियो में जितने भी फिगर सभी को 2 से 3 बार आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिसके कारण उस फिगर को आप लोग आसानी से बना सके। और आप फिगर में रेड पेन का यूज ना कर बाकी कलर पेनों का आप लोग आसानी से यूज कर सकती हैं। उसमें आपको रंग बिरंगे पेन से कलर करने से क्या रहता है, चित्र और सुंदर बनता है। और आप लोगों को अब पेंसिल का यूज नहीं करना, चित्र में सदैव आप लोगों को हमेशा पेन का इस्तेमाल करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को एक एक कर कवर करते हैं। आगे देखिए क्या है, मानव में निषेचन कहाँ होता है। कहा जा रहा है कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया जो होती है यह फेलोपियन नलिका या क्या फेलोपियन नलिका में होती है, या कहा जा सकता है किसी को फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। अब कहा जा रहा है कि लैंगिक जनन की इकाई क्या होती है, तो नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु लैंगिक जनन की इकाई होती है। क्वेश्चन 2007 में आया हुआ था। अगला कहा जा रहा है कि मानव अंड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव अंड की संरचना के ऊपर हम लोग देखते हैं। मानव के अंड, देखिए मानव अंड क्या होता है। देखिए मानव अंड के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य का अंड छोटा लगभग 100 म्यू व्यास का होता है, जो गोलाकार तथा अचल होता है। यह अल्पपीतकीय या अपीतकीय तथा समीपपीतकीय होते हैं, क्योंकि इसमें पीतक की मात्रा बहुत ही कम होती है।
कहा जाता है कि इसमें पीतक की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण कहा जाता है कि बहुत ही कम होती है और यह अंडे के कोशिका द्रव्य में समान रूप से वितरित रहता है। यह अगुणित होता है, कहा जाता है कि इसकी मात्रा को और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए यह कहा जाता है अगुणित होता है। पूरा अंडाणु एक स्रावी पारदर्शी अकोशिकीय झिल्ली जोना पेल्यूसिटा से इसके चारों ओर की पुटिकाओं के अवशेष अवशेष अनियमित रूप से एक स्तर कोरोना रेडिएटा बनाते हैं, जिसे निषेचन के समय तक यह विलुप्त हो जाती है। कहा जा रहा है कि देखिए मनुष्य अंडे के निर्माण, अब अंड का निर्माण कहाँ पे होता है आपको पता होना चाहिए कि अंड का निर्माण सदैव ये मनुष्य के मादा कोशिका में होता है, तो मादा लैंगिक अंगों में होता है। तो कहा जा रहा है कि इसमें देखिए इसके चित्र के संरचना को देखा जाता है, इसमें बीच में भाग में पाया जाता है यह केंद्रक होता है। इसके बाहरी भागों में देखा जाता है कि पीतक झिल्ली होती है, केंद्रक पीतक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है। अब इसमें कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है देखिए केंद्रक के बाहर क्या जाता है कोशिका द्रव्य होते हैं, कोशिका द्रव्य के बाहरी लेयर क्या होते हैं पीतक झिल्ली होती है। पीतक झिल्ली के ऊपर क्या जाता है पीतक झिल्ली के ऊपरी हिस्सों में जोना पेल्यूसिटा पाया जाता है और जोना पेल्यूसिटा के ऊपर कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। कोरोना रेडिएटा क्या निषेचन के समय धीरे धीरे क्या जाता है ये नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग स्पष्ट रूप से समझे कि मानव में किस प्रकार से अंडे का संरचना का निर्माण किया जाता है। आगे देखा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन, लीडिंग कोशिकाएं तथा लीडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित तथा स्रावी वृषण हार्मोन्स का नाम लिखिए। सिंपल देखिए वृषण कोशिकाएं किसके द्वारा स्रावित होती है, लीडिंग कोशिका। या लीडिंग कोशिका किससे संबंधित होती है तो वृषण हार्मोन्स के द्वारा। और वृषण हार्मोन्स कौन सा होता है, यह नर हार्मोन्स होता है। तो देखिए क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं आपके, देखिए लीडिंग कोशिकाएं से स्रावित हार्मोन्स का नाम बताइए। ये टेस्टोस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करने वाली कोशिका लीडिंग कोशिका। अब लीडिंग कोशिका से संबंधित क्या है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स कौन सा है, वृषण हार्मोन्स है। वृषण हार्मोन्स क्या एक प्रकार का नर हार्मोन्स होता है। एक ही क्वेश्चन में कितने प्रकार से क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। अब प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपके 12th के एग्जाम के लिए तथा आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जा रहा है कि फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए ये दोनों 2011 में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखा जाए कि अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने तथा आसंजन के लिए अंडाणु की तरह की सतह पर फर्टिलाइजिंग स्रावित होता है। दूसरी ओर शुक्राणु के अग्रपिंडक से एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित होता है। दोनों की क्रियाओं के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया हो पाती है। कहा जा रहा है कि अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने तथा आसंजन के लिए अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिंग स्रावित होते हैं। दूसरी ओर शुक्राणु के अग्रपिंडक से एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित होता है। दोनों ही क्रिया के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया होती है। अगला कहा जा रहा है कि ऐसे दो जीवों के नाम लिखे जिसमें अपरा पाया जाता है। अपरा या प्लेसेंटा होता है। अपरा का कार्य क्या होता है, इसको आप लोग देखिए अपरा का देखिए स्तनधारी किसे कहा जाता है। देखिए स्तनधारी में कहा जाता है कि सभी स्तनधारी मतलब कि ऐसे जीव जो क्या कहते हैं जिसमें जनन ग्रंथियां पाई जाती है, जो बच्चे को पैदा कर सकती है तथा उसके साथ साथ उसमें क्या होता है दुग्ध स्रावित ग्रंथियां भी पाई जाती है। ये सभी के सभी क्या होती है स्तनधारी के अंतर्गत गुण होते हैं या स्तनधारी जीव कहलाते हैं। देखिए जा रहा है कि स्तनधारी में यूथेरिया समूह के सभी जंतु में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है, जैसे मनुष्य तथा सभी चौपाई पशु जैसे गाय भैंस इत्यादि में पाई जाती है। अगला कहा जा रहा है कि शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन्स दुग्ध मुक्त करता है, इसका स्रोत बताइए। देखिए शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन्स दुग्ध मुक्त करता है, इसके स्रोत के बारे में बताइए। देखिए शिशु जन्म के बाद माता की पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स प्रोलैक्टिन दूध स्रावित के लिए स्तनों को संवेदित करता। कहा जा रहा है कि दूध के देखिए मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि एक्टिव किसको करती है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को, जिसके कारण दूध स्रावण के लिए स्तनों को संवेदित करता है। जबकि पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से
ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स दुग्ध मुक्त करता है। देखिए मुग्ध दुग्ध का स्रावण हार्मोन्स कौन सा, प्रोलैक्टिन है, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि कौन सा पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और जैसे का ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यह दुग्ध को मुक्त करता है, और स्रावण के लिए कौन एक्टिव करता है, ये प्रोलैक्टिन करता है। तो दुग्ध के स्राव के लिए दो प्रकार के हार्मोन्स दोनों इंपॉर्टेंट है, एक प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के द्वारा ही दूध इंजेक्ट करता है। तो सिंपल सा है कि देखिए जानवरों में जो दुग्ध का स्रावण है, तो जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कौन सा हार्मोन्स का, कौन सा हार्मोन्स होता है या कौन सा इंजेक्शन होता है, तो सिंपल सा वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का होता है, जिसके द्वारा जैसे इसको इन जानवरों को लगा दिया जाता है तो जानवर कुछ समय बाद ही क्या करते हैं, आसानी से जानवरों से लोग दूध का स्रावण या दूध निकाल सकते हैं। तो उसमें कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ये जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह स्तनों में संवेदित करता है, मतलब क्या उसके लिए प्रेरित कौन करता है, ये प्रोलैक्टिन होता है, लेकिन उसके लिए मुक्त कौन करता है, इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। इसलिए दोनों हार्मोन्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला कार्य है कि शुक्र जनन नलिका की अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो कहा जा रहा है कि इसके ऊपर हम लोग आगे क्वेश्चन देखा जा रहा है कि एक क्वेश्चन कौन से हैं, तो आगे हम देखते हैं कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन कोशिका का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। तो विकसित हो रहे, देखिए शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य किसका होता है, सर्टोली कोशिकाओं का होता है। कौन सी कोशिका का, सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है। अगला देखा जा रहा है कि आर्तव चक्र क्या होता है। देखिए आर्तव चक्र के ऊपर हम लोग देखते हैं, इन सभी के ऊपर आप लोगों कंप्लीट वीडियो के द्वारा डिस्कशन किया गया है, जिसको आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। या तो आप लोग मानव जनन टीच बाय कपिल सर, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन टीच बाय कपिल सर, या क्या बायोलॉजी चैप्टर 2 टीच बाय कपिल सर डालेंगे तो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इससे संबंधित आपको चैप्टर वाइज आपको जो डिस्कशन किया गया है उस वहाँ पर भी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द है, जितने भी आपके नोट्स फैक्ट है, सभी को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि देखिए आर्त चक्र या रजोधर्म क्या हो जाता है। अब देखिए स्त्रियों में अंड जनन, अंडाशय तथा गर्भाशय की भित्ति में विभिन्न परिवर्तन की एक चक्री जनन श्रृंखला से संबंधित होता है। अर्थात जब यौनारंभ प्रारंभ हो चुका होता है तो ये परिवर्तन महीने में एक बार दोहराए जाते हैं। अतः इसे माहवारी चक्र या रजोधर्म चक्र या आर्तव चक्र या मासिक स्राव या ऋतु चक्र कहते हैं। आर्तव चक्र का नियंत्रण एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स द्वारा होता है। कहा जा रहा है कि आर्तव चक्र के लिए कौन से दो हार्मोन्स मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, तो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। इन सभी के सभी, इसको और विस्तार से समझना है तो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, और किस प्रकार से इसके कितने चक्र होते हैं, कैसे कैसे प्रक्रिया शुरू होती है, पूरे को स्पष्ट रूप से वहाँ पे समझाया गया है। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। तो इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। सिंपल का उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। तो यह अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वृषण के दो कार्य बताइए। तो वृषण के दो मुख्य कार्य, वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। किसके द्वारा, शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। शुक्राणु जनन क्या हो जाता है, देखिए वृषण के शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है। शुक्र जनन कोशिका सिंपल सा है, वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण की विधि ही शुक्र जनन कहलाता है। आगे देखा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं का कार्य बताइए। लीडिंग कोशिका अभी आपको उसके ऊपर बताया गया कि लीडिंग कोशिकाओं नर लिंग हार्मोन्स एंड्रोजन होता है, या जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, का रक्त में स्रावण करती है।
एक क्वेश्चन देखिए 22 में तथा 23 से दोनों में पूछा गया। अगला कहा जा रहा है कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो कौन कौन सा ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन्स है तथा फिली क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या FSH हार्मोन्स होता है। ये दोनों हार्मोन्स क्या किया जाता है, ये दोनों हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है और ये दोनों हार्मोन्स किस अवस्था में या कब स्रावित होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि FSH तथा LH हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है, किसको नियंत्रित करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए। तो पात्र निषेचन प्रविधि जिसमें स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निष्कासित करके शरीर से बाहर अंडाणु से संयोजित करा के भ्रूण निर्माण किया जाता है, जिसे पात्र निषेचित या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। या कहा जाता है कृत्रिम विधि से जब निषेचन की प्रक्रिया कराई जाती है तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसमें आपको सिंपल सा कि प्रविधि इसमें स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निष्कासित किया जाता है, जिसको शुक्राणु में संयोजित करके भ्रूण निर्माण किया जाता है। यह प्रक्रिया ही IVF कहलाती है। यह कृत्रिम निषेचन की प्रक्रिया होती है। या कृत्रिम निषेचन की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से आप लोग इसको लिख सकते हैं, तो ये भी आपका उसी में आ जाता है। अगला कार्य रखिए, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रहण में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए। तो कहा जाता है फैलोपियन नलिका जो होती है यह स्त्रियों के अंडोत्सर्ग के लिए अहम भूमिका निभाती है। अगला कार्य कि मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो सर्टोली कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। कहा जा रहा है कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती है यह कहा जा रहा है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य किसका होता है, सर्टोली कोशिकाओं का होता है। अगला कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग यहाँ से विस्तार समझिए। देखिए क्या है अपरा, क्या है अपरा, देखिए क्या है अपरा कार्य। अपरा क्या, देखिए 2013 में, 14 में, 20 में तथा 22 में से भी क्वेश्चन आपके लिए अपरा या प्लेसेंटा क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। या आवल, देखिए क्या अपरा एक संयुक्त ऊतक है जो स्तनपोषियों में मादा के गर्भ में भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संबंध स्थापित करते हैं। निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु विदलन करता हुआ एक परिवर्धनशील भ्रूण में परिवर्तित होकर जब गर्भाशय में पहुंचता है तो गर्भाशय भित्ति की चिपचिपा हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही क्या हो जाता है गर्भाशय भित्ति में पहुंचता है तो गर्भाशय भित्ति के चिपचिपा हो जाने के कारण, जैसे ही चिपचिपा हो जाता है, इसमें कहा जाता है कि चिपचिपा हो जाने के कारण इससे चिपक जाते हैं या तथा इसमें रोपड़ हो जाता है। कहा जाता है कि इसमें जैसे चिपक जाते हैं इसमें रोपड़ प्रक्रिया हो जाती है। इस समय तक कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से गर्भाशय भित्ति में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसे गर्भाशय भित्ति में चिपके हुए भ्रूण की विशिष्ट कलाओं तथा गर्भाशय भित्ति मिलकर अपरा का निर्माण करती हैं। इस संपूर्ण क्रिया को गर्भाधान कहते हैं। कहा जाता है कि जैसे जैसे ही भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है तो उस समय कहा जाता है कि कुछ गर्भाशय भित्ति होती है जो भ्रूण से चिपकी रहती है, जो धीरे धीरे क्या है तो गर्भाशय भित्ति मिलकर अपरा का निर्माण करती है। कहा जाता है कि अपरा का निर्माण क्या होता है, गर्भाशय भित्ति से ही किसका अपरा का निर्माण होता है, या इसी को कहा जाता है गर्भाधान कहा जाता है। अपरा के कार्य का अपरा अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक होता है। इसका भ्रूण जीवन को क्रियाओं को चलाने के लिए मादा के शरीर से विशिष्ट संबंध होता है। अपरा को निम्न कार्यों के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि नंबर 1 क्या, भ्रूण का पोषण करना, या भ्रूण अपरा के द्वारा ही माता से समस्त पोषण प्रदान करता है। माता की रुधिर वाहिनियों का संबंध भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है, अतः माता के रुधिर में आने वाले या पचे हुए खाद्य पदार्थ सरल रूप से भ्रूण को मिलते रहते हैं। इसमें कहा जाता है कि अपरा में ही मुख्य रूप से या शिशु को क्या कहता है मुख्य रूप से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगला कार्य कि भ्रूण का श्वसन, माता के शरीर से रुधिर के द्वारा ही भ्रूण को ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रुधिर द्वारा वापस किए जाते हैं। कहा जा रहा है कि भ्रूण का जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, माता के शरीर में रुधिर के द्वारा ही भ्रूण को ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रुधिर द्वारा वापस भी किए जाते हैं। इस प्रकार श्वसन क्रिया के लिए वात विनिमय का कार्य अपरा ही करता है।
अगला कार्य कि भ्रूण का उत्सर्जन। भ्रूण के उत्सर्जन पदार्थ भ्रूण के रुधिर में अपरा क्षेत्र में माता के रुधिर में विकसित हो रहे हैं। इनका निष्कासन भी माता के उत्सर्जित अंगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, हार्मोन्स का स्राव। गर्भावस्था को उचित रूप से बनाए रखने इत्यादि के लिए अपरा को एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, जरायु, गोनेडोट्रोपिन इत्यादि हार्मोन का स्रावण भी इसी प्रकार प्रसव को आसान करने के लिए किया जाता है। अपरा द्वारा रिलैक्सिन का स्रावण भी करता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, उसको आसान मतलब क्या, उसको आरामदेह या आराम महसूस कराता है। अगला कार्य कि निषेचन किसे कहते हैं। स्त्री में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। कहा कि निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं कि नर युग्मक या शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से, कहा शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। या युग्मनज की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि निषेचन की प्रक्रिया हो गई। अब देखिए, इस क्रिया में नर युग्मक को केवल केंद्रक ही इसमें इस प्रक्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक ही भाग लेता है। कहा जाए इसमें नर युग्मक का केवल केंद्रक ही भाग लेता है, जबकि मादा युग्मक का संपूर्ण भाग निषेचन में भाग लेता है। इस प्रक्रिया में माता और पिता के आनुवंशिक गुणों का मिलन होता है। पिता की आनुवंशिक इकाई जीन्स को शुक्राणु का अगुणित या अगुणित केंद्रक तथा माता की आनुवंशिक इकाई को जीन्स को अंडाणु या अगुणित केंद्रक लाता है। कहा जा रहा है कि देखिए, माता का तथा पिता का दोनों का अगुणित केंद्रक होता है। अतः शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों के केंद्रक परस्पर मिलकर युग्मनज का केंद्रक द्विगुणन बनाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निषेचन स्थल तथा निषेचन प्रक्रिया क्या होती है। स्त्री में अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनी के मध्यवर्ती भाग गर्भाशयी नलिका के कलशिका या एम्पुला भाग में होता है। स्त्री में आंतरिक निषेचन होता है। जो कहा जा रहा है कि स्त्री में जो होती है यह निषेचन आंतरिक तथा बाह्य होता है। तो स्त्री में या स्तनधारी में जो होते हैं, स्तनधारियों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है सदैव आंतरिक होती है। तो वाह्य निषेचन से संबंधित कितने एग्जाम्पल होते हैं सभी को आप लोग जरूर बताइएगा कि वाह्य निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है। इसको आप लोग इसके संबंधित जानवरों के आप लोग नाम जरूर बताइए। अगला कार्य कि शुक्राणु का अंडाणु की ओर पहुंचना। कहा जाए कि शुक्राणु किस प्रकार से अंडाणु की ओर बढ़ते रहते हैं या पहुंचते हैं, इसके बारे में लोग स्पष्ट रूप से समझते। देखिए क्या है कि नर का वीर्य मादा की योनि में स्खलित होता है। स्खलन के समय 3 से 5 ml वीर्य में लगभग 20 से 40 करोड़ शुक्राणु उपस्थित होते हैं, परंतु इसमें से केवल 100 से 200 शुक्राणु ही फैलोपियन नलिका में पहुंच पाते हैं। शेष शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग के अम्लीय स्रावण के कारण मर जाते हैं और कुछ शुक्राणु की योनि की भित्ति में स्थित ल्यूकोसाइट सेल भक्षण कर लेती है। शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से 1 से 4 mm प्रति मिनट की गति से फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं। इस कार्य में गर्भाशय की सीरिंज अवशोषित क्रिया तथा फैलोपियन नलिका की क्रमाकुंचन गति शुक्राणुओं को फैलोपियन नलिका में ऊपर की ओर चढ़ने में सहायता करती है। फैलोपियन नलिका में संकुचन वीर्य में उपस्थित प्रोस्टाग्लैंडियम तथा ऑक्सीटोसिन द्वारा प्रेरित होता है। कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, वहाँ पे प्रेरित करता है फैलोपियन नलिका में। या तो कहा जाता है कि प्रोस्टाग्लैंडिंस या तथा ऑक्सीटोसिन द्वारा प्रेरित होता है। इस प्रकार से क्या होता है, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुँचने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आगे देखा जा रहा है कि देखिए किस प्रकार से कहा जा रहा है कि अंडाणु के कितने भी देखिए शुक्राणु की कितनी संरचनाएं होती है, इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से देख सकते हैं कि शुक्राणु के कितने मुख्य रूप से भाग थे, उसमें क्या क्या भाग में कौन कौन सा भाग लेता है। इसमें कहा देखिए प्रावस्था फर्स्ट, प्रावस्था सेकेंड तथा प्रावस्था थर्ड में किस प्रकार से क्रिया होती है। एक होती है इसकी क्या हो जाता है, देखिए इसमें एक्रोसोम पाया जाता है। देखिए क्या था, जो शुक्राणु था इसमें शुक्राणु में एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम की क्रिया जो होती है ये क्या करती है,
एक्रोसोम में होता है जो साइटोप्लाज्म द्वारा बना होता है। यही जाकर जैसे इसमें जाता है एक्रोसोम आता है तो ये जो अंडाणु होता है या अंडवाहिनी जो होती है इसको जाकर पहले क्या करता है फर्टिलाइज कर देता है। अब कहा जाता है एक्रोसोम जैसे फर्टिलाइज करता है तो अब जैसे ही फर्टिलाइज करता है ऐसे ही अंडवाहिनी क्या कहते हैं फट जाती है। अंडवाहिनी फट जाती है तो इसके अंदर धीरे धीरे क्या करता है शुक्राणु प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे देखिए एक्रोसोम शीर्ष घुल जाता है। जैसे ही घुल जाता है एक्रोसोम ऐसे घुली हुई अवस्था कहाँ पे चली जाती है अंडाणु में चले जाते हैं। अंडाणु में जाकर यहाँ पे क्या करता है धीरे धीरे अंडाणु को क्या कर देता है जो शुक्राणु होता है ये धीरे धीरे उसको निषेचित करना शुरू कर देता है। निषेचित कर देता है तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया। कहा देखिए अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश करने की प्रक्रिया होती है। पहली अवस्था में शुक्राणु का अंडाणु को कोरोना रेडिएटा को तोड़ना होता है। फिर दूसरा कार्य कि शुक्राणु का जोना पेलुसिडा को भेदना होता है। फिर तीसरा एक शुक्राणु का अंडवाहिनी झिल्ली को बांधने में सफल होता है। इस प्रकार से तीनों प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है निषेचन की प्रक्रियाएं पूर्ण होती है। दूसरा कार्य कि समूहन प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं कि जब अंडाणु और शुक्राणु समीप आते हैं तब अंडाणु फर्टिलाइजिंग तब क्या होता है अंडाणु फर्टिलाइजिंग की प्रक्रिया तथा शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजिंग नामक पदार्थों का स्रावन करती है। तो एंटी फर्टिलाइजिंग तथा फर्टिलाइजिंग की ओर आकर्षित होते हैं। कहा जाता है कि एंटी फर्टिलाइजिंग सदैव फर्टिलाइजिंग कोशिका की ओर आकर्षित होते हैं जिसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु की ओर आते हैं और इनका समूहन होता है। अगला कार्य कि स्त्री के जनन मार्ग में शुक्राणु 1 से 5 दिन तक रहता है। कहा जा रहा है कि जो स्त्री के जनन मार्ग में शुक्राणु जो होता है यह 1 से 5 दिन तक जीवित रहता है किंतु ये स्खलन के 12 से 24 घंटे की अवधि में ही अंडाणु को निषेचित कर देता है। कहा जा रहा है कि मतलब निषेचन की प्रक्रिया मतलब क्या स्त्री की जनन प्रक्रिया करने के बाद क्या होता है 24 घंटे की अवधि के अंदर ही शुक्राणु क्या कर देता है अंडाणु को निषेचित कर देता है। लेकिन जो स्त्री के जनन मार्ग में शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रहता है लगभग में 5 दिन तक जीवित रहता है मतलब 1 से 5 दिन तक जीवित रहता है। अगला कहा जा रहा है कि संधारण क्या होता है कि वीर्य में उपस्थित स्राव योनि की अम्लीयता को समाप्त करके शुक्राणु को अंडाणु का निषेचन करने में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को संधारण कहते हैं। सामान्यतः केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। वह क्षेत्र जहाँ से ध्रुव काय के बाहर निकलने पर शुक्राणु इसमें प्रवेश करता है सक्रिय ध्रुव कहलाता है। अंडाणु की सतह पर स्थित कुछ ग्राहियों की सहायता से शुक्राणु का शीर्ष अंडाणु की तरह से चिपक जाता है। इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया को हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है शुक्राणु द्वारा अंडाणु का भेदन। देखिए किस प्रकार से शुक्राणु अंडाणु का भेदन होता है। अंडाणु की तरह से चिपकने के बाद शुक्राणु का एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम का स्रावन करती है। इसमें हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम होता है तथा प्रोटीएज नामक एंजाइम होता है। ये एंजाइम शुक्राणु के संपर्क स्थल पर अंडाणु की झिल्ली को घोलकर अंडे की सतह पर पहुंचाने के लिए एक मार्ग का निर्माण करती है। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है अंडाणु में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिससे दूसरा शुक्राणु इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। शुक्राणु की पुच्छ अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाता। जैसे कहा जा रहा है कि शुक्राणु की पुच्छ अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाता है। अंडाणु के चारों ओर चिपकी फॉलिकल कोशिकाओं का अपघटन शुक्राणु द्वारा स्रावित एंजाइम करता है जिसमें संपर्क स्थल पर अंडे के बाहर आवरण कोरोना रेडिएटा तथा जोना पेलुसिडा नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही जोना पेलुसिडा तथा कोरोना रेडिएटा नष्ट हो जाता है वैसे ही कहता है धीरे धीरे एक्रोसोम अंडाणु की ओर स्थानांतरित होने लगता है। शुक्राणु के संपर्क स्थल पर अंडाणु की बाहरी भित्ति फूलकर एक निषेचन शंकु बनाते। इस समय स्पर्म लाइसिंग एंजाइम के द्वारा अंडाणु की प्लाज्मा कला घुल जाती है और शुक्राणु धीरे धीरे अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। कहा जाता है कि शुक्राणु के संपर्क स्थल पर अंडाणु की बाहरी भित्ति फूलकर एक निषेचन शंकु बनाती है। इस समय स्पर्म लाइसिंग एंजाइम द्वारा अंडाणु की प्लाज्मा कला घुल जाती है और शुक्राणु धीरे धीरे अंडाणु में प्रवेश कर जाता है।
आगे देखिए क्या, अंडाणु जनन व शुक्राणु जनन में अंतर क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जनन उपकला से देखिए जनन उपकला से जनन कोशिका प्राप्त होती है। यह क्रिया अंडाशय में होती है। कहा जा रहा है कि अंडाणु जनन में देखा जाता है तो जनन उपकला से जनन कोशिकाएं प्राप्त होती है। यह क्रिया अंडाशय में होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शुक्राणु जनन में तो जनन उपकला से ही जनन कोशिकाएं प्राप्त होती है। यह क्रिया वृषण में होती है। अगला कहा जा रहा है कि संपूर्ण प्रक्रिया में 3 प्रमुख प्रावस्था पाई जाती है, जिसमें गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था तथा परिपक्वन प्रावस्था होती है। अंत में अंडाणुओं का निर्माण होता है। कहा जा रहा है कि संपूर्ण प्रक्रिया में 3 प्रमुख प्रावस्था पाई जाती है, जिसमें गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था तथा परिपक्वन प्रावस्था होती है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि समान रूप से 3 प्रावस्था ही पाई जाती है, अंत में शुक्राणु का निर्माण होता है। कहा जा रहा है कि शुक्राणु जनन में अंत में शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि अंडाणु जनन में गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था तथा परिपक्वन प्रावस्था के बाद में अंत में अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होते हैं और अंडजनन कोशिका का निर्माण होता है। कहा जा रहा है कि गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा ही अंडजनन कोशिका का निर्माण होता है, जबकि गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन ही होता है परंतु शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती है। इसमें अंडजनन कोशिकाएं बनती है, इसमें शुक्राणु कोशिकाएं बनती है। अगला पॉइंट, इसमें पोषण देखिए शुक्र में कहा जा रहा है कि पोषण इत्यादि होने के साथ ही बनने वाले प्राथमिक अंडक यौक इत्यादि संचित करके अंडजनन कोशिकाएं से कई गुने बड़ी होती हैं। अन्य अंडजनन कोशिका में वृद्धि न हो पाने के कारण ये पुटक कोशिकाएं बना लेती है तथा बढ़ते हुए प्राथमिक अंडक को पोषित भी करती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शुक्राणु जनन में देखा जा रहा है कि वृद्धि प्रावस्था में वृद्धि होती है तथा पोषण इत्यादि भी होती है, किंतु बनने वाली प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं शुक्राणु कोशिकाओं में लगभग 2 गुना ही बढ़ती है। पुटक इत्यादि का निर्माण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परिपक्वन प्रावस्था में एक अर्धसूत्री विभाजन की जिसके 2 विभाजन ह्रास विभाजन या समसूत्रण में काफी अंतराल होता है। परिपक्वन प्रावस्था में संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होता है, किंतु 2 भागों में अंतराल नहीं होता है। कहा जा रहा है कि परिपक्वन अवस्था में संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होता है, किंतु 2 भागों में अंतराल नहीं होता है। देखिए इसमें अंतराल होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक ही मादा युग्मक बनता है, इसमें अंडाणु का जिसे अंडाणु कहते हैं। अन्य कोशिका ध्रुवी कोशिकाएं होती है, जबकि इसमें शुक्राणु जनन में देखा जाता है तो इसमें आपका एक मात्र कोशिका होती है जिसमें 4 नर युग्मक बनते हैं। इस प्रकार से अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझे। अगला कहा जा रहा है कि शुक्राणु की संरचना के बारे में हम लोग देखिए शुक्राणु की संरचना के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए शुक्राणु के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। देखिए इसके 3 भाग होते हैं। देखिए हेड होता है, नेक होता है, उसके बाद मिडिल भाग होता है तथा टेल पुक्ष होता है। इसमें इसके हेड वाले भाग में या सिर वाले भाग में एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम वाले भाग में ही केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के पास ही समप्रस्थ तारा केंद्र होता है तथा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है उसको गति प्रदान करना। तो कहा जाता है कि अभी आप लोग इसके ऊपर पढ़ें कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया में केंद्रक ही भाग लेता है, बाकी शुक्राणु का कोई भी भाग नहीं लेता है। तो कौन सा भाग लेता है? केंद्रक ही भाग लेता है। इसको हम लोग स्पष्ट रूप से नोट्स के द्वारा समझते हैं। प्रत्येक शुक्राणु पतले व लंबे होते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे नंबर 1 क्या है? हेड या सिर। सिर में देखा जाता है कि यह शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, जिसमें बड़ा तथा अवरुद्ध केंद्रक होता है, जिसके आगे एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। यह निषेचन के समय अंडाणु के झिल्ली को नष्ट करता है। तो सिंपल सा कार्य है कि जो हेड वाला भाग होता है उसमें एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम का मुख्य कार्य होता है निषेचन के समय अंडाणु को क्या कहता है, उसके बाहरी लेयर को फर्टिलाइज करना या उसको तोड़ना होता है। नेक्स्ट क्या है कि वह छोटा भाग होता है। नेक्स्ट क्या होता है? यह छोटा भाग होता है जिसमें 2 तारा केंद्रक होता है, जिसे अग्रस्थ तारा केंद्र कहते तथा दूरस्थ तारा केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मिडिल भाग होता है। इस भाग को शुक्राणु का शक्ति गृह कहते हैं।
इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट है टेल। यह शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग होता है जो जीव क्रिया के झिल्ली को बनाए रखता है। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से शुक्राणु के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझे। अगला कहा जा रहा है कि इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। देखिए अंड जनन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए अंड जनन क्या होता है, ये देखिए क्या अंड जनन, या कहा जाता है कि अंड जनन से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन अंड जनन क्या होती है, अंड जनन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। सिंपल समझिए, अंड जनन जो भी प्रक्रिया आती है उसकी जैसे ही लिखना होता है, आप लोग इसके द्वारा अंड जनन की हेडिंग डालकर वहाँ पर लिख लीजिएगा, या वो साइड से संबंधित जितने भी फैक्ट है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंड मात्र कोशिका या उगोनिया से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित मादा युग्मक का निर्माण अंडजनन कहलाता है। कहा जा रहा है कि अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंड मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित मादा युग्मक का निर्माण करती है जिसे अंड जनन कहते हैं। देखिए जब जनन की प्रक्रिया होती है वहां पर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। एक स्त्री के अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया तब ही प्रारंभ हो जाती है जब वह स्त्री अपने माँ के गर्भ में होती है। इस भ्रूणी अंडाशय में कई अवस्था होती है जिसे गुणन प्रावस्था होती है। नंबर 1 अभी अंतरवाली में हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि गुणन प्रावस्था क्या होती है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझते हैं। इस अवस्था में अंडाशय की जनित एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं आकार एवं आकृति में बड़ी हो जाती है जिससे कई बार समसूत्री विभाजन होता है जिसमें उगोनिया या अंडजनन कहते हैं। शिशु जन्म के समय पुटिकाओं की संख्या 20 से 20 लाख होती है। इसमें से लगभग 400 से 450 प्राथमिक oocyte में विकसित हो जाती है। जैसे कहा जा रहा है कि 20 से 20 लाख होते हैं जिसमें से 400 से 450 प्राथमिक oocyte का निर्माण करती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वृद्धि प्रावस्था क्या होती है। वृद्धि प्रावस्था के बारे में हम लोग देखते हैं कि वृद्धि प्रावस्था में वह प्रावस्था लंबी, देखिए यह प्रावस्था लंबी होती है जो भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो जाती है और जब तक परिपक्व अवस्था नहीं आ जाती तब तक ये बनी रहती है। इस प्रावस्था में उगोनिया की कोशिकाएं पोषक तत्वों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है जिनका केंद्रक की आकार में बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परिपक्व अवस्था, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था तथा परिपक्व अवस्था होती है। मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं होती है। वृद्धि अवस्था के बाद बनी कोशिका को प्राथमिक oocyte कहते हैं जिसमें अर्धसूत्री फर्स्ट के फलस्वरूप एक छोटी तथा एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी कोशिकाएं केंद्रक तथा बड़ी कोशिकाओं को द्वितीयक oocyte कहते हैं। पुनः इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के फलस्वरूप एक बड़ी अंड कोशिका बनती है जिसे तीन ध्रुवी केंद्रक अर्धसूत्री या अंडोत्सर्ग के समय होती है जबकि अर्धसूत्री निषेचन के समय होता है। अब इस प्रकार से हम लोग oocyte के बारे में समझे। अब देखा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि देखिए निषेचित अंडाणु, देखिए क्या है अगला, देखिए तीसरा चैप्टर आ गया। तीसरा चैप्टर क्या है, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि जनन स्वास्थ्य में क्वेश्चन नंबर 1 देखा जा रहा है कि निषेचित अंडाणु को गर्भाशय के भित्ति पर आरोपित होने से कौन से रोग हो सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि आईयूडी का क्या, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है जिसे कृत्रिम साधनों के द्वारा निषेचित अंडाणु के गर्भाशय की भित्ति पर आरोपित होने पर रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आईयूडी तथा आईयूटी का पूरा नाम क्या है। तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है या इसी को कहा जाता है इंट्रा यूटेरिन या ट्रांसफर होता है। बस डी के जगह पर डिवाइस हो जाएगा और टी के जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। ये दोनों आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्या था फुल फॉर्म होते हैं। अब आगे देखा जा रहा है कि क्या होते हैं। नेक्स्ट है कि परिवार नियोजन की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से समझा। देखिए परिवार नियोजन क्या है, पुरुषों में शुक्रवाहिनी उच्छेदित तथा स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी परिवार नियोजन की स्थायी विधि होती है। कहा जा रहा है कि देखिए
कहा जाता है पुरुषों में शुक्रवाहिनी उच्छेदित या तो कहा जाता है वेसेक्टोमी तथा स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी परिवार नियोजन की अस्थायी विधि होती है। सिंपल से कहा जा रहा है कि इस पुरुषों में शुक्रवाहिनी को काट कर जब अलग कर दिया जाता है तो पुरुष नसबंदी कहा जाता है। ऐसे ही स्त्रियों में कहा जाता है ऑपरेशन के तहत उसके ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है कि उसके ट्यूब को फिलिपियन ट्यूब को काट कर अलग कर दिया जाता है, जिसको जो परिवार नियोजन की एक प्रमुख अस्थायी विधि होती है। ये आपके 2020 में एक क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला कहा जा रहा है कि GIFT प्रक्रिया क्या होती है, तो क्या गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहता है दाता से अंडाणु लेकर किसी स्त्री की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को जिप्ट कहा जाता है। या जिप्ट का पूर्ण फॉर्म क्या है, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहलाता है। यह विधि कैसे होती है, जिप्ट एक प्रकार की कृत्रिम विधि होती है। अब कहा जाए कि यौन संचारी संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 है अनजाने व्यक्ति या बहुल व्यक्तियों से लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। सहवास के समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या है आपके रोकथाम के लिए प्रमुख उपाय थे। नेक्स्ट क्या है कि IVF तथा गिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन हो गया, या गिफ्ट का क्या गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। ये आपके एग्जाम में आने वाले मुख्य इंपॉर्टेंट पूरा नाम या फुल फॉर्म होते हैं। अगला कहा जा रहा है कि गर्भपात, देखिए सगर्भता का चिकित्सकीय समापन क्या है, यह क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर हम लोग स्पष्ट समझते हैं। देखिए क्या है सगर्भता का क्या चिकित्सकीय समापन क्या है। MTP मेडिकल ट्रांसमिट ऑफ प्रेगनेंसी MTP होती है। देखिए MTP क्या है, इसको हम लोग समझते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का कभी कभी स्त्री की कुछ विशेष संरचनात्मक या क्रियात्मक स्थिति के कारण स्वतः गर्भपात हो जाता है, किंतु आजकल परिवार को सीमित करने के उद्देश्य से प्रेरित सगर्भ समापन या गर्भपात या सगर्भता का चिकित्सकीय समापन MTP की क्रिया किया जाता है। इसके लिए अधिकतम 3 माह की आयु के पहले ही भ्रूण को वैक्यूम पंप द्वारा गर्भाशय से खींचकर निकाल दिया जाता है, या कुछ रसायनों द्वारा आवल को नष्ट कर दिया जाता है, या कहा जाता है कि उसकी अपरा को नष्ट कर दिया जाता है, या फिर शल्क क्रिया द्वारा भ्रूण को निकाल दिया जाता है, जिसे माइप्रिस्टोन नामक औषधि गर्भाशय के दीवार में प्रोस्टेट हार्मोन्स के प्रभाव को समाप्त करके एंडोमेट्रियम के खंडन को प्रेरित करता है। या कहा जा सकता है कि गर्भ समापन की सुविधा अब सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, परंतु जहां पर अनावश्यक गर्भपात का समापन कराया जा सकता है। 12 माह से अधिक गर्भ या भ्रूण का गर्भपात घातक तथा संकट उत्पन्न करने वाला होता है। 12 सप्ताह से अधिक भ्रूण का गर्भपात घातक तथा संकट हो सकता है। 12 सप्ताह बोला जाएगा कि 12 सप्ताह में देखा जाता है। एक सप्ताह में लगभग में क्या 1 महीने में 4 सप्ताह तक देखा जाता है, तो लगभग में देखा जाता है 3 से 4 महीने के बाद ये प्रक्रिया बहुत ही घातक हो सकती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चिकित्सकीय सगर्भता समापन से निश्चित रूप से अनचाही सगर्भता से मुक्ति पाना है, कि फिर चाहे वे लापरवाही से किया गया असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो, अथवा संभोग के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने अथवा बलात्कार जैसे घटनाओं के कारण हो सकता है। इसके साथ ही चिकित्सकीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष स्थिति में भी होती है, जब सगर्भता बने रहना माँ अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। परिवहन नियोजन तथा गर्भ समापन इत्यादि सभी उपाय योग्य चिकित्सक की देखरेख में की जाने वाली चाहिए, जिसमें स्त्री या पुरुष पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े। आगे देखा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या होती है। देखिए जनसंख्या विस्फोट के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। देखिए जनसंख्या विस्फोट क्या होती है,
किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि उस देश की जनसंख्या घनत्व को बढ़ाती है। जनसंख्या घनत्व क्या होती है? कम क्षेत्रफल में अधिक लोगों का निवास करना ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस प्रकार की वृद्धि से अनेक दुष्परिणाम सामने आएंगे। जैसे जनसंख्या की वृद्धि से देश भारत विश्व में पहले ही दूसरे स्थान पर है, जबकि यहाँ पर उपलब्ध क्षेत्र विश्व में 7वें स्थान पर है। कहा क्षेत्रफल में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। जबकि अब ताज़ा खबर से पता चलता है कि जो कोरोना काल के बाद विश्व में प्रथम स्थान भारत का हो गया है। इस भूमि पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या 208 है, जबकि विश्व का यह अनुपात लगभग में 133 है। देखिए क्या है, भारत में क्या क्षेत्र तथा जनसंख्या का अनुपात एक संबंधित 6.5 है। इस भूमि प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 208 व्यक्ति रह सकते हैं, जबकि विश्व का यह अनुपात एक संबंधित 33 होता है। कि क्या सीमित क्षेत्रफल, इतनी बड़ी जनसंख्या, बड़ी समस्या तो होती ही, और विशेषकर भारत जैसे गरीब विकसित विकासशील देश की जनसंख्या वृद्धि आज देश के आर्थिक विकास में हर ओर अवरोध उत्पन्न कर रही है। यही जनसंख्या विस्फोट है, जिसके कारण देश विकास नहीं कर पा रहा है। वर्तमान काल में मानव जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि तथा उसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कहा कि वर्तमान काल में मानव जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए पुरातन कारकों को भी कम जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जिसमें अनेक सामाजिक आर्थिक कारक तथा भौगोलिक कारक सम्मिलित है। अनेक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में बंधनों में बधी संरचना को रूढ़िवादी धार्मिक बंधन, संयुक्त परिवार या अंधविश्वास इत्यादि अनेक जटिल समस्याओं से विकृत किया हुआ होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि का वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, जिसमें अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति तथा खोजों द्वारा अकाल, महामारी, प्राकृतिक प्रकोपों इत्यादि विपत्तियां पर मनुष्य ने बहुत हद तक विजय प्राप्त कर लिया, अतः मृत्यु दर में निश्चित ही कमी आती है। दूसरी ओर जन्म दर बढ़ती जा रही है। जन्म दर का बढ़ना तथा मृत्यु दर का घटना ही क्या करता है? जन्म दर का बढ़ना ही मृत्यु दर का, देखिए जन्म दर घट रही है तथा मृत्यु दर बढ़ रही है। ये क्या पहले होता था, लेकिन अब वर्तमान में कहा जा रहा है कि मृत्यु दर धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन जन्म दर क्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम क्या है? भारत में जनसंख्या विस्फोट के अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे आर्थिक विकास में बाधा, निर्धनता, खाद्य समस्या का उदय या जन सुविधाओं का अभाव, मूल्यों में वृद्धि, नागरिकों के जीवन स्तर में गिरावट, नैतिक मूल्यों पर ह्रास तथा एवं अपराधों में वृद्धि, पारिवारिक घटनाओं को बढ़ावा या प्रदूषण की समस्याएं हो सकती है। इस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट के मुख्य निवारण या निबंध थे इसके ऊपर। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि IVF की प्रक्रिया क्या होती है, इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। IVF क्या होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया क्या होती है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अंडाणु तथा शुक्राणु को कृत्रिम विधि के द्वारा क्या किया जाता है? बाहर कर इसमें निषेचन की प्रक्रिया एक ट्यूब में कराकर क्या किया जाता है? एक माँ के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे वहाँ पर पालन पोषण किया जाता है। पालन पोषण के बाद धीरे धीरे क्या होता है? शिशु का जन्म कराया जाता है। इस प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। विश्व भर में मानव समाज में अनेकानेक जोड़े संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं या सक्षम नहीं हो पाते हैं। भारतवर्ष में ऐसे ही जोड़े भी कमी नहीं है। ऐसे बाध्यता या स्टेरिलिटी कहते हैं। बाध्यता के अनेक कारण हो सकते हैं, जो दंपति जोड़े के पुरुष अथवा स्त्री अथवा दोनों में लागू हो सकते हैं। भारतवर्ष में यद्यपि दंपति के बच्चा न होना या प्राय स्त्री का दोष ही माना जाता है, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता है। दंपति में देखा जाता है, अभी इसके ऊपर हम लोग पढ़ते थे, इजिप्ट के बारे में पढ़े थे। इजिप्ट क्या है देखिए, इसको हम लोग जिप्ट क्या होती है कि अनेक स्त्रियों में अंडाशय तथा गर्भाशय को सामान्य होते हैं। अनेक स्त्रियों में अंडाशय तथा गर्भाशय तो सामान्य होते हैं, किंतु उनकी अंडवाहिनी विकृत होती है। अतः ऐसी स्थिति में अंडाणुओं को बाहर निकालकर प्रयोगशाला में पुरुष के शुक्राणु द्वारा प्रखंडली में योनि या गर्भाशयी वातावरण में निषेचन करा दिया जाता है। इसके फलस्वरूप बने युग्मनज का जाइगोट में भ्रूणी विकास प्रारंभ हो जाने पर उस प्रारंभिक भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो को लगभग 8 ब्लास्टोमियर अवस्था तक को माता की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। इसे अंडडिंब वाहिनी स्थानांतरण या जिप्ट कहा जाता है। जायगोट
इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। जो भ्रूण में 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो जाता है तो उसे सीधा गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे आईयूटी या इंट्रायूरिनरी ट्रांसफर कहा जाता है। कुछ स्त्रियों में केवल गर्भाशय की समस्या ही होती है। ऐसे में पात्र निषेचन या इस प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन होने पर तथा उसमें बनने वाले भ्रूण को फैलोपियन नलिका अर्थात गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अगला कहा जा रहा है कि जिप्ट क्या है। देखिए उसमें जाइगोट था, इसमें क्या है जिप्ट में, इसमें देखा जाता है कि गैमेट क्या है। कुछ स्त्री में अंडाणु उत्पन्न नहीं होते हैं अर्थात ठीक से उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्त्री के लिए जिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। गैमेट ट्रांसफर क्या इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। यह विधि अपनाई जाती है अर्थात दात्रा स्त्री से अंडाणु प्राप्त करके स्त्री की नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, जहां पर अस्पष्ट एक और विशिष्ट प्रकार को बताना आवश्यक होता है कि प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की प्रक्रिया यह अत्यंत कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण या ICSI या इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म या इंजेक्शन है, जिसमें सीधे ही अंडाणु में शुक्राणु को निक्षेपित किया जाता है। अगला कार्य की बंध्यता के पुरुष संबंधित मामलों में उनका वीर्य स्त्री को वीर्य सेचित करने में समर्थ नहीं होता है। कारण शुक्राणु की कम संख्या अथवा अनुपस्थित अथवा शुक्राणु की विकृति हो सकती है। ऐसे में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र प्राप्त करके स्त्री के यौन अर्थात गर्भाशय में प्रविष्ट करा दिया जाता है। इस तकनीक को अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन या IUI या इंट्रायूरिनरी ट्रांसमिटेशन कहा जाता है। उपयुक्त किसी भी प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित प्राक भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो शुक्र ही माता के गर्भाशय की भित्ति में आरोपित होकर विकसित होने लगता है। इस प्रकार निर्मित शिशु को परकनली शिशु कहते हैं। आजकल यह चिकित्सकीय पद्धति विश्व भर में सामान्य रूप से अपनाई जा रही है। अगला कहा जा रहा है कि किस प्रकार से गर्भपात, देखिए क्या गर्भपात को रोकने या गर्भपात निरोध क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं कि यह एक उत्तम गर्भ निरोधक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जिसमें नंबर 1 की बात किया जा रहा है कि कौन कौन से गुण होते हैं। तो यह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए। दूसरा, यह प्रयोग में सरल होना चाहिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यह गर्भ निरोधक के मुख्य गुण होते हैं। अगला कहा जा रहा है कि गर्भ निरोधक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि वर्तमान में बाजार में लगभग गर्भ निरोधक को निम्न श्रेणी द्वारा प्राकृतिक विधि द्वारा, रोधक विधि द्वारा, अंतर गर्भाशयी युक्ति द्वारा, गोलियों द्वारा या शल्य क्रिया द्वारा रोका जा सकता है। हम लोग एक एक करके सभी को यहाँ पर कवर करते हैं। तो प्राकृतिक विधि द्वारा वह प्रक्रिया अंड तथा शुक्राणु के मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें निषेचन को रोका जाता है। यह निम्न तरीके से की जाती है। नंबर 1, बाहरी स्खलन विधि। इस प्रक्रिया में मैथुन के दौरान पुरुष वीर्य स्खलन से पहले ही शिश्न को मादा के शरीर में बाहर निकाल, जैसे कहा जा रहा है कि प्राकृतिक में बाहर स्खलन विधि, इस प्रक्रिया में मैथुन के दौरान पुरुष वीर्य स्खलन से पहले ही शिश्न को मादा के शरीर से बाहर निकाल लेता है। अगला कहा जा रहा है कि आवधिक संध्या, इसमें एक दंपति मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन नहीं करती, क्योंकि इस दौरान गर्भधारण के बहुत अधिक अवसर होते हैं। अगला रोधक विधि कौन कौन से, देखिए यहाँ पे इस विधि में किसी भौतिक अवरोधक का प्रयोग करके नर तथा मादा युग्मक को मिलने से रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि रोधक विधि द्वारा इस विधि के द्वारा क्या नर तथा मादा युग्मक को मिलने से रोक दिया जाता है, जैसे कंडोम या सर्वाइकल कैप या डायफ्राम होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अन्य गर्भाशयी युक्ति को गर्भाशय को जोड़ा जाता है, जो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा अपनाया जाता है। यह युक्ति निम्नलिखित प्रकार की होती है, जैसे औषधि रहित अन्य गर्भाशयी युक्तियाँ, तांबा मोचन या
IUN होता है युक्तियाँ, या हार्मोन मोचन IUN होता है। नेक्स्ट गोलियां, कहा जा रहा है कि गोलियों में कौन कौन से है, देखिए यहाँ पर गर्भ निरोधक गोलियां, यह एक विशेष प्रकार की गोलियां होती है जिसमें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का संगठन होता है। यह गोलियां प्रायः मादा द्वारा 21 दिनों तक लगातार ली जाती है तथा शेष 7 दिनों तक अंतराल रखा जाता है। इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज ही खाना होता है। यह गोलियां एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को शरीर में बढ़ा देती है, जिसके आंतः चक्र प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, जैसे सहेली तथा माला डी, ये सभी क्या होते हैं, गर्भपात गोलियां होती है। अगला देखिए शल्य क्रिया विधि क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं कि यह विधि उन लोगों में कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते हैं। इस प्रक्रिया विधि को बंध्याकरण भी कहते हैं। यह विधि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि होती है, जिसे बंध्याकरण प्रक्रिया को पुरुषों में शुक्रवाहक द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उच्छेदन या महिलाओं को फिर डिम्बवाहिनी नलिका या उच्छेदन प्रक्रिया के द्वारा देखा जाता है। अगला देखिए क्या है, यौन संचारी रोग क्या होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यौन संचारी रोग क्या होता है। यौन संचारी से संबंधित होने वाले रोगों के बारे में स्पष्ट रूप से समझाइए, या यौन संचारी रोगों के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते रहते हैं, उन्हें यौन संचारी रोग या लैंगिक संचारी रोग कहा जाता है। इन्हें यौन रोग या गुप्त रोग भी कहा जाता है। अगला केस देखिए, कहा जा रहा है कि जीवाणु द्वारा STP, देखिए क्या है, सूजक रोग। यह रोग जीवाणुओं द्वारा फैलता है। सूजक रोग नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है, जैसे इसमें मूत्र त्याग के समय जलन होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सिफिलिस यौन संचारी रोग होता है। सिफिलिस रोग ट्रोपोनेमा पैलिडियम जीवाणु द्वारा होता है, जैसे जननांगों पर घाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीवाणु द्वारा क्या है, देखिए यहाँ पे विषाणु द्वारा या STP क्या होते हैं कि एड्स विषाणु द्वारा होता है। एड्स रोग प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता है, जिसमें HIV नामक विषाणु से होता है, जिसके लक्षण निरंतर ज्वार, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि एड्स के मुख्य लक्षण होते हैं। हेपेटाइटिस बी, यह भी एक विषाणु जनित रोग होता है। यह रोग HBV नामक विषाणु द्वारा होता है, जिसमें पेट दर्द, जी मचलाना इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीनिटल पार्ट होता है। यह रोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस द्वारा होता है। पुरुषों के शिश्न व स्त्रियों के लेविया योनि या गर्भाशय में मस्से बन जाते हैं। इस प्रकार से आज आप लोगों के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो चैप्टर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक जो यूनिट फर्स्ट में था, या हम कह सकते कि यूनिट फर्स्ट को आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को इसमें कवर किया गया है, और इसमें एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा। ये ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। हमारा पूरा भरसक प्रयास है कि आप लोगों को एक ही जगह, मतलब क्या, सभी के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को देते रहे, जिसमें आप एक ही जगह पर बैठकर 95% का परसेंटेज ला सकते हैं, या अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आप भी अब बचाए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर से लेकर, मतलब यूनिट वाइज आपके जितने भी इम्पोर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी अगले एपिसोड में लाया जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए क्लास, नए जोश, नए जुनून के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।